हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। कैसे चल रही तैयारी? क्योंकि ये जो टाइम है एग्जाम टाइम है 12 जून 2025, यानी 12 जून से आपके एग्जाम्स होने हैं। चलिए, आज का जो सब्जेक्ट है डिमांड है MPA 011 की, उसको ले लेते हैं। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MA स्टूडेंट के लिए है। और इसमें हम देखेंगे राज्य, समाज और लोक प्रशासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ समझते हुए, प्रॉपर डीपली नहीं, बिल्कुल डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। चलिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे ऑलवेज की तरह, और कुछ बीच में एक्सप्लेन करते हुए, डिटेल में नहीं, राइट। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 21 यूनिट है। 21 यूनिट के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आप 3 इसमें भी ब्लॉक में भी कर सकते हो, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट यूनिट कौन होगी वो मैं बताऊंगी। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलूंगी वो आपको डन करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में जो इंपॉर्टेंट यूनिट बोलूंगी उस यूनिट को डन कर लेना, तो उतने में ही आपका काम बन जाना है। जैसे यूनिट 1 है राज्य का स्वरूप, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और इस यूनिट को आपको 100% डन करना है। मतलब जो क्वेश्चन मैं बता रही हूं उस क्वेश्चन को आपको 100% कर लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि राज्य क्या है। अगर हम देखें, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, और अगर पॉलिटिकल साइंस भी देखो, आप किसी में भी देखो तो एक शब्द आता है राज्य, है ना। और राज्य की अगर हम परिभाषा की बात करें, अर्थ की बात करें कि आखिर राज्य है क्या, है ना, तो इसके प्रति एक मतलब कि सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है, और इसको सरल शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते कि आखिर राज्य है क्या, क्योंकि राज्य बहुत पुराने टाइम से शब्द चला आया हुआ है, ठीक है ना। और राज्य को राजनीति में लिया जाता है। तो राज्य से अगर पहले के टाइम में देख लिया जाए तो किस तरह का राज्य था, तीसरी चौथी में, फिर 5वीं 6वीं शताब्दी में, फिर 11वीं में, फिर 12वीं में, फिर 16वीं में, तो राज्य के अर्थ बहुत सारे यहाँ पर बदलते रहे हैं। तो अगर राज्य का आविर्भाव और उद्भव को देखें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर आप 200 और 300 ईस्वी में जाएं, स्टार्टिंग में जाएं, राज्य को देखें तो राज्य को देवता के रूप में, कानून के रूप में और नैतिकता, सही गलत के रूप में देखा जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसमें परिवार, संस्कृत, कानून, ये सभी चीजें इसमें शामिल हो गई। इसके बगैर राज्य हो ही नहीं सकता है। फिर राज्य को धर्म से जोड़ दिया गया। तो इस तरह से धीरे 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 राज्य की जो है एक पृष्ठभूमि तैयार हुई, ठीक है। तो इसमें आप एक राज्य की परिभाषा चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। मैं वेरी इंपॉर्टेंट उसमें नहीं बोलूंगी कि राज्य की आप परिभाषा, लेकिन हाँ आप एक परिभाषा इसकी देख लेना। राज्य, ये जो यूनिट है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में राज्य की परिभाषा को मैं इंपॉर्टेंट में नहीं रखूंगी। पूछ भी सकता है किसी एक की परिभाषा आपसे, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर राज्य की डब्ल्यू मैरिस ने राज्य की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं, तो इस चीज को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। मैक्स वेबर ने भी राज्य की कुछ विशेषताएं बताई है, राज्य क्या है। रूसो ने भी, यानी कि एक तरह से राज्य के प्रति जो दृष्टिकोण है, राज्य क्या है, लोगों ने अपने नजरिए से जो बताया है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। चलो, तो इसे ओके। तो इसमें बहुत सारे लोगों के मत दिए हैं, विचार दिए हुए हैं कि आखिर राज्य है क्या, ठीक है ना। चलिए, सभी शताब्दी का जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से, तो ये परिभाषा के रूप में आप चाहो तो एक परिभाषा ले लो। क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकता है, मैं नहीं कहती कि नहीं पूछेगा। मैं जो क्वेश्चन दूंगी वो पहला क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बदलते परिप्रेक्ष्य आपको बताने हैं। और ये वही राज्य का स्वरूप है जो मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग से लेकर के आज तक राज्य में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। राज्य पे पहले क्या था, लोग उसे क्या कहते थे, उसके अंतर्गत क्या आता था, और आज के टाइम में राज्य क्या है। देखो, राज्य का मतलब यहाँ पे देश होता है। जो मैं शुरू में बताना चाहती थी कि राज्य शब्द का जो यूज किया जाता है पर्टिकुलर, क्योंकि पहले देश जो होता था, देश तो होता ही नहीं था, है ना। देश दूसरे, जैसे कि मान लीजिए जहां पे हम रहते हैं और हमसे हट के अगर कोई चीज है 15, 20, 30, 40 या 100 किलोमीटर दूर, तो उसको लोग देश बोल देते थे। तो ये देश पहले के टाइम में हुआ करता था। आज के टाइम में देश क्या होता है, आज के टाइम में देश जो है हम अदर कंट्री को बोलते हैं, फॉरेनर कंट्री को हम देश बोलते, सॉरी विदेश बोलते हैं। देश यानी पर्टिकुलर एक है, जैसे भारत एक देश हो गया, है ना, तो ये देश हो गया। पहले क्षेत्र को देश बोला जाता था, और राज्य जो होता है वो देश को बोला जाता था। आज के टाइम में राज्य स्टेट हो जाते हैं। ये फर्क है। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं राज्य के स्वरूप के बदलते परिप्रेक्ष्य, क्योंकि पहले के टाइम में
जार होते थे, शासक होते थे, राजा हुआ करते थे, तो पर्टिकुलर जिस क्षेत्र पे वो शासन करते थे वो राज्य हो जाता था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो आधुनिक राज्य की आंतरिक व बाह्य संप्रभुता पर विचार करना, क्योंकि देखो हर एक राज्य की आंतरिक और बाह्य, अंदर जैसे भारत देश अगर है तो हमारे भारत देश की अपनी भी संप्रभुता होती है, अपनी भी अखंडता और प्रेम होता है, और बाहर का भी होता है, ठीक है ना। और यही हर एक राज्य का काम होता है, यानी देश का काम होता है कि संप्रभुता को बनाए रखना, राइट। तो अगर यहाँ पर राज्य के स्वरूप के बदलते परिप्रेक्ष्य को देखें तो राज्य के स्वरूप को आपके यहाँ पे देखो कि राज्य के अध्ययन के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों पर दृष्टि डाली जाए, जो कि उसे व्यक्तिवाद, समकालीनवाद, सार्वभौमिकता के आधार पर जांचा गया, परखा गया है, राइट। तो इसी के कारण भी आप एक निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर राज्य के स्वरूप को परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सबसे पहले उदारवादी परिप्रेक्ष्य आएगा, है ना। उदारवादी, मार्क्सवादी, नव उदारवादी जिसे बोला जाता है, मार्क्सवाद के बाद एक नव उदारवाद परिप्रेक्ष्य आया, तो ये देख लेते हैं उदारवादी परिप्रेक्ष्य। रिमेंबर, राज्य के स्वरूप के बदलते परिप्रेक्ष्य में आपको सबसे पहले उदारवादी परिप्रेक्ष्य लिखना पड़ेगा, और आगे की यूनिट में आप उदारवादी को डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो या तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा बता दूं या मैं आगे बता दूं, दोनों में नहीं पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। तो उदारवादी परिप्रेक्ष्य को यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, उदारवादी परिप्रेक्ष्य देखो, उदारवादी परिप्रेक्ष्य अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस राज्य को इन्होंने प्राकृतिक, स्टेट ऑफ नेचर जिसको बोलते हैं, यानी कि प्रकृति के आधार पर राज्य को माना है, ठीक है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य को जो मनुष्य देखता है उसका विशेष दृष्टिकोण है, यानी विशेष नजरिया है। और खास तौर पे देखा जाए तो उस टाइम पे व्यक्ति चाहे समूह में रहे या चाहे वो अकेला रहे, वो सुरक्षित था। यानी राज उस वक्त जो है प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते थे और व्यक्तियों को सुरक्षा देते थे। तो व्यक्तियों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए राज्य बनाए जाते थे, ताकि वो व्यक्ति मतलब अपने आप को जिंदा रह सके, अपने संपत्ति की रक्षा कर सके, अपने व्यक्तिगत जो उसके पर्सनल मैटर्स होते हैं, पर्सनल हित भलाई होते हैं, उनकी रक्षा कर सके। तो इसीलिए राज्य का एक तरह से उदय हुआ था, उदारवादी परिप्रेक्ष्य कहता है। देखो, क्योंकि उदारवाद है जो समानता, स्वतंत्रता और समता को लेकर के चलता है, आपको माइंड में रखना होगा, और तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और ये तीनों चीजें जो होती है किससे संबंधित है? लोकतंत्र, समता, समानता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता, और ये तीनों व्यक्ति से संबंधित होती है, क्योंकि व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो व्यक्ति अपनी सुविधाओं और शक्तियों को राज्य जैसी संस्था के निर्माण के लिए एक तरह से समर्पित कर देता है, क्योंकि अपनी सुरक्षा का मतलब जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता के प्रसार की सुरक्षा, यही चीज है, ठीक है ना, राइट। और ये इसकी रक्षा कौन करता है? राज्य करता है। तो इसको और यहाँ पे पढ़िए, वो साथ में उदारवादी ये भी कहते हैं कि कानून के शासन का समर्थन किया है, कि नागरिकों को स्वेच्छाचारी शासन से ताकि बचाया जा सके। तो इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये आपका उदारवादी परिप्रेक्ष्य हो गया, थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे भी है तो उसमें भी हम आपको पढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहले उदारवादियों के बारे में अगर हम बात करें तो थॉमस हॉब्स का नाम आता है, जो पहले थे, जिन्होंने सार्वजनिक शक्ति के रूप में, जैसे मैंने कहा ना प्राकृतिक अवस्था, प्रकृति के रूप में, तो सार्वजनिक शक्ति के रूप में स्थायी संप्रभु प्रतिनिधि के रूप में राज्य को प्रयोग किया था। मानव के संबंधों का उन्होंने थोड़ा सा विरोध भी किया था, और मानव प्रकृति की स्थिति में योगदान देता है। तो शक्तियों को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में उन्होंने देखा था। एक अनुबंध होता है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है आगे, ठीक है ना, जाने के लिए। तो ये राज्य का हो गया। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था, ये भी देख लीजिए, ये राज्य के बारे में है। जस्ट कल चीजें मैंने हिस्ट्री का जो है ना आपका पेपर MPSC 003, उसमें भी मैंने जस्ट कल यही पढ़ाया है। फिर रूसो भी आ जाते हैं, जीन जैकस रूसो, इन्होंने भी तो बस 3-3 लाइनें, 4-4 लाइनें इनसे ले लीजिए उदारवादी के अंतर्गत। जेरनी बेथम भी आते हैं, 4-4 लाइनें ले लीजिए। एडम स्मिथ आ गए, 4 लाइन ले लीजिए, कट्टर उदारवादी थे ये। जॉन स्टुअर्ट मिल भी आ गए, ये सब उदारवादी। अब देखो, ये देखिए उदारवादी परिप्रेक्ष्य इस पाठ्यक्रम के कई 4 में विस्तार से दिया गया है, तो 4 में पढ़ लो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया उदारवाद का, वेरी परिप्रेक्ष्य का, राज्य के स्वरूप के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं। फिर ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य आ जाता है। देखो, मार्क्सवादी अगर परिप्रेक्ष्य को हम देखें तो शासक वर्ग एक कार्यकारी समिति होती है, जैसे कि हमने मार्क्सवाद को देखा कि मार्क्सवाद पूंजीवादी, सर्वहारा इनकी बात करता है, ठीक है ना। तो सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करता है, बल्कि वो एक तरह से राज्य की भी बात करता है, और वो वर्ग के आर्थिक हितों की पूर्ति करता है, यानी राज्य में रहने वाले लोगों के, यानी वर्ग जो होते, वर्ग का मतलब एक तरह से जितने काम करने वाले लोग, वहां पे मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले लोग होते, उनकी आर्थिक हितों की पूर्ति की बात करता है। और वो भी कहता है कि जो राज्य है
वो इनको उनके लोगों के यानी वर्गों के हितों के हिसाब से काम करता है। तो राज्य का काम होता है शासक वर्ग के अंतर्गत हितों के बीच में एकता को स्थापित करना और अपनी शक्ति, आप देखो यही है क्यों ऐसा काम करता है, वो विभिन्नताओं के मध्य एकता को स्थापित करता है। वर्ग के बीच में वर्ग होगा तो विभिन्नताएं होंगी, उनके बीच में एकता को लेकर के आने का काम इसलिए करता है ताकि अपनी शक्ति उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली को बनाए रख सके। तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य नागरिक समाज का ही एक रूप होता है, ठीक है, और समाज व्यवस्था को एक तरह से चलाने का काम करता है। और सब पूंजीवादी समाज में कुछ निश्चित हितों में वृद्धि की जा सके, क्योंकि मार्क्सवाद जो है वो ये कहता है कि राज्य जो होता है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और राज्य पूंजीवाद की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है ना, राइट। और इसी की वजह से पूंजीवाद जो होता है सर्वहारा श्रमिक वर्ग जो होते हैं उनका शोषण करता है। तो यहाँ पर केवल सामाजिक वर्गों के नाश और अंततः राज्य के अंत द्वारा ही लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। तो मार्क्सवाद ये भी कहता है कि लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब सामाजिक वर्गों का नाश हो जाएगा, यानी कि जो पूंजीवाद वर्ग हैं, और राज्य का अंत हो जाएगा, तब यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होगी। तो मार्क्स ने आधुनिक राज्य को खून चूस संस्था माना है, यानी जो राज्य है खासतौर पर प्रेजेंट टाइम में वो खून चूसने वाली होती है और अर्थव्यवस्था में कोई भी भूमिका नहीं निभाती है। आई थिंक इतना आपके लिए काफी है, और भी 2-4 लाइनें यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन ही आपका, कहीं आपके पेपर में ये पहला ही क्वेश्चन ना हो, ठीक है ना। राज्य के बदलते स्वरूप दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं राज्य के। अब यहाँ पर नौ उदारवादी परिप्रेक्ष्य, ये भी तीसरा परिप्रेक्ष्य हमने ले लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदारवाद, मार्क्सवाद, नौ उदारवादी। अब देखो राज्य का दूसरा मुख्य दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, देखने के तरीके। राज्य एक चीज है, उसको देखने के तरीके लोगों के कौन कौन से, लोग राज्य के बारे में क्या अपनी सोच रखते हैं, क्लियर। और ये जो नौ उदारवादी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये पंथ होते हैं, ठीक है। इसमें रहने, इसके अंतर्गत आने, जैसे कोई समुदाय संगठन हो गया और उसके अंतर्गत उसे उसकी मतलब कि रूल को फॉलो करने वाले लोग आ जाते हैं, उसको एक तरह से फॉलो करते हैं। तो ये कहते हैं एक तरह से नौ दक्षिणपंथी अधिकार या नौ उदारवादी दृष्टिकोण राज्य को वापस लाने की वकालत करता है। वो कहता है कि राज्य यदि वापस आ जाता है तो बाजार उन्मुखी और न्यूनतम राज दृष्टिकोण है, यानी कि एक तरह से लोक चयन अवधारणा लोगों के माध्यम से एक तरह से चयनित की गई है, और साथ ही साथ में राज्य कुछ सही नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार की सत्ता का प्रयोग ये करते हैं, और सरकार की सत्ता होती है यानी जो पावर होती है उसका प्रयोग करके अपने लाभ के लिए काम करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। और जो व्यापार होता है मतलब कि इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है, मतलब इकोनॉमिक, वो एक तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो लोक चयन सिद्धांत के हिसाब से विनाशक कार्य राज्य के व्यवधान के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। जो भी मतलब कि जो भी नुकसान होता है वो सिर्फ राज्य के, जब राज्य एक तरह से इंटरफेयर करता है उसकी वजह से होता है। तो राज्य एक वर्धमान संस्था है और एक विशिष्ट समूहों के हितों की वृद्धि करती है। विशिष्ट समूह का मतलब पूंजीपति इसमें आ रहा है, बड़े धनी वर्ग, व्यवसायी वर्ग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो लोक चयन सिद्धांत वादियों का विचार 3 स्थितियों के विरुद्ध घूमता है, यानी नए अधिकारों की सुरक्षा सरकार की योग्यता पर आधारित है और जो व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ समान बनाने में समर्थ होती है, ठीक है ना। यानी कि नए अधिकारों की सुरक्षा सरकार नहीं कर पाती है और व्यक्ति को अधिक श्रेष्ठ नहीं बना पाती है। फिर वृद्धि के लक्ष्य है यानी कार्यक्रम का निर्धारण जो होता है उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इनको सुलझाने की कोशिश करते हैं जो राजनीति उसको प्रभावित करती है। तो इंपॉर्टेंट है नौ उदारवाद लोग, इसको देख लेना। आपसे एक क्वेश्चन नौ उदारवाद में लोक चयन से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं पूछेगा ना, हो सकता है अलग क्वेश्चन पूछे क्योंकि उसको आप अलग अलग भी आगे चल के पढ़ोगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप डन कर लीजिए, ठीक है ना। राज्य को पुनः स्थापित करना मैं इंपॉर्टेंट में नहीं लेती हूँ, यदि आपको लगता है तो आप इसको डन कर लीजिए। मैं वो क्वेश्चन बताऊंगी जो हमें लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन है वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की भूमिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण क्या है आपको पता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब एक देश दूसरे देश के साथ में व्यापार का आदान प्रदान करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, विनिमय करते हैं, है ना, साथ में राजनीति, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक सभी चीजों का आदान प्रदान विनिमय होता है, वो वैश्वीकरण कहलाता है। तो इस वैश्वीकरण में राज्य की क्या भूमिका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट है, हमें आप कर रहे हैं तो 100% ये चीजें आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ी है, वही सब चीजें हैं। तो वैश्वीकरण राष्ट्र राज्यों के नियमों को लगातार बदल रहा है, ठीक है ना। और खास तौर पे राज्य की जो पुराने हितों के संरक्षक, पारंपरिक हित, जो मतलब कि लाभ, पुराने लाभ हुआ करते थे जो चले आ रहे हैं परंपरा से,
उनको एक तरह से संरक्षण यानी कि एक तरह से आप कहिए कि उनको सुरक्षा दे रहा है और उनको आगे बढ़ाने की भूमिका कर रहा है। और जो कभी ये काम राज्य किया करते थे संरक्षण करना और आगे बढ़ाने का, वो काम आज के टाइम में वैश्वीकरण कर रहा है। और वैश्वीकरण की शक्तियों के प्रभाव के अंतर्गत यानी वैश्वीकरण की शक्तियां इसमें आ गई हैं और जिसकी वजह से राज्य आगे बढ़ रहा है, जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं होती हैं जिनका विरोध का सामना भी करना पड़ता है। तो प्रतिस्पर्धी राज्य की उत्पत्ति से लोक प्रशासन की बाजार आधारित विचारधारा ही प्रधान है। तो अगर हम देखें जहां राज्य में कंपटीशन होता है, वहां जहां लोक प्रशासन होता है, वहां पर बाजार इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रस्तुतिकरण एजेंट के रूप में एक तरह से इसको प्रस्तुत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चंस को भी पूछ सकता है 10-10 के नंबर में, है ना। 2 में से एक भी दे सकता है, दोनों को भी दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कीजिए। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए वैश्वीकरण के अगर उसमें हम देखते हैं तो राज्य का महत्व इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राज्य के पास कुछ अपराधिकार होते हैं। प्राधिकार का मतलब जो राज्य को मिले हुए होते हैं, और राज्य जो होता है व्यापार और समाज के साथ एक तरह से बैलेंस बना करके चलता है। ये राज्य का काम होता है कि जो समाज में रहने वाले लोग होते हैं और बाजार का मूल्य निर्धारण कौन करता है? राज्य तो करता है ना। वस्तु की कीमत कौन करता है? राज्य करता है। लेकिन जब कुछ अनियमितताएं होती हैं और समाज या हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती है तो उसका निपटान भी कौन करता है? राज्य करता है। तो वैश्वीकरण ने राज्य की नीतियों, संस्था और कार्यों पर भी प्रभाव डाला है, खास तौर पे आर्थिक परिस्थितियों पर, राइट। और वैश्वीकरण के संदर्भ में देखा जाए तो राज्य निजी क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो राज्य की संपत्ति के विक्रय व कम मूल्य पर संसाधनों को एक तरह से निजी क्षेत्र, मतलब राज्य जो होता है वो एक तरह से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देता है। तो देख लीजिए, आलोचनात्मक भी व्याख्या दी है। हो सकता है आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की भूमिका को बताते हुए इसकी आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आलोचनात्मक भी किया यहाँ पे दिया है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। क्लियर? चलो, दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। सिर्फ हम यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन, राज्य के स्वरूप के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन हमने दिया वैश्वीकरण में एक तरह से राज्य में क्या भूमिका है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड, राज्य समाज लोक प्रशासन के मध्य संबंध, और सीधे एज इट इज एक क्वेश्चन यहीं से उठा लेगा कि राज्य समाज और लोक प्रशासन के मध्य क्या संबंध है, आप बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ये यहाँ पे अवधारणा दिया हुआ है। अवधारणा हम नहीं देखेंगे, राज्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, एक क्वेश्चन ले लीजिए। हो सकता है कि आपसे पूछ दे, देखो इस क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन के साथ जोड़ना चाहूंगी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राज्य की परिभाषा लिखते हुए राज्य की विशेषताएं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य के गुण या विशेषताएं, सबसे पहला भूभाग। एक मान लीजिए ये राज्य है तो तभी जाना जाएगा जब उसका अपना का भूभाग होगा, यानी अपनी जमीन होगी, ठीक है ना। भारत देश भी है तो अब देश ही है ये, राज्य जैसे मैंने कहा, तो अपने भूभाग पे दूसरे पे वो कभी भी नहीं रह सकता है ना। फिर वो अगर भूभाग है तो वहां पे पॉपुलेशन का होना जरूरी है, जनसंख्या का होना। फिर जनसंख्या है तो उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार होती है। फिर सरकार है तो सरकार जनसंख्या को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, देश को सुरक्षा प्रदान करती है। तो संप्रभुता हो जाती है, सर्वोच्च प्राधिकार जो संविधान सरकार को संविधान के द्वारा मिले हुए होते हैं, उनका उपयोग करके वो सरकार चलाती है। तो एक तरह से ये सामाजिक रूपों व संस्थाओं से ऊपर है राज्य। तो ये राज्य की विशेषताएं हैं, ठीक है ना। सरकार राज्य की कार्यकारी भुजा है। सरकार यानी जिसकी गवर्नमेंट बनती है, राज्य यानी देश, तो देश की काम करने वाला हाथ है जिसके बिना अव्यवहारिक व्यवस्था है। अगर सरकार नहीं है तो राज्य बेवजह का है, क्योंकि उसको चलाएगा कौन? हम आप है सपोज दैट। अगर यहाँ पे सरकार नहीं है तो कैसे चलेगा, है ना। कौन कानून बनाएगा? क्योंकि सरकार के पास बहुत काम हो। तो सरकार के 3 प्रमुख कार्य हैं। कार्य देख लीजिए सरकार के, वेरी इंपॉर्टेंट है। विधायन या कानून निर्माण करना, फिर कार्यपालन, उसको एक तरह से कानून को लागू करना, कानूनों को क्रियान्वयन करना यानी लोगों के लिए करना। वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्यपालन यानी कानूनों को क्रियान्वयन करना, हमें आपको देना, और हितों संघर्षों विवादों के बीच में केस को सुलझाना। तो ये एक तरह से सरकार के कार्य हो गए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता। अवधारणा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है कि राज्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए तो वहां पे हमने बता दिया। अब पहला क्वेश्चन है लोक प्रशासन व समाज। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोक प्रशासन व समाज के बीच संबंध बताइए। तो देखो लोक प्रशासन क्या है, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये लोक प्रशासन है ना।
तो लोक प्रशासन का मतलब लोक यानी लोग, लोगों के लिए, सब के लिए, जन के लिए। लोक का मतलब जन, देश का लोक प्रशासन उस देश के लिए, और प्रशासन यानी शासन करना। तो लोगों के लिए जो एक तरह से नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, फिर लोगों को तैयार किया जाता है, तो ये लोगों के लिए एक तरह से है ना। तो सामाजिक परिवर्तन और प्रगति ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती है, सामूहिक क्रिया को प्रोत्साहन देती है साथ में लेकर के। राजनीतिक दृष्टि में देखते हैं 3 महान दार्शनिक हॉब्स, लॉक, रूसो थे, जिन्होंने पूर्व राजनीतिक प्राकृतिक अवस्था, मतलब उन्होंने कहा था कि राजनीति यानी राज्य प्राकृतिक अवस्था में था, और जिसके कारण राज्य व सरकार सामान्य थे, एक बृहद संस्था के रूप में हुए थे। ठीक है, पहले के बारे में कहा जा रहा है। सामाजिक अनुबंध भी था, यानी समाज का और राज्य का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था, और जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और जिसकी वजह से राज्य चलता था। निजी अधिकार थे, उनकी सुरक्षा बचाव का काम राज्य किया करता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्वाइट बाल्डो ने भी एक तरह से ही महसूस किया है कि सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए लोक प्रशासन ही सरकार का केंद्रीय साधन होता है। इसीलिए लोक प्रशासन यानी कि जो IAS, IPS, कलेक्टर, DM नियुक्त किए जाते, क्यों किए जाते हैं? ताकि वो सरकार हमारी आपकी समस्याओं को यानी जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई परेशानी ना हो, हम आप अपनी कल्याणकारी काम के लिए इनको नियुक्त करती है। ठीक है ना। तो एक तरह से सरकार के साधन के रूप में हम आप तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसको डन करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोक प्रशासन और साथ में समाज। ठीक है, राइट। विकासशील देशों में भी देखा जाए तो राज्य को सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में एक तरह से इंटरफेयर करना पड़ता है, ताकि मौलिक सामाजिक आर्थिक विकास किया जा सके। ग्रामीण विकास में खास तौर पर करना पड़ता है गांवों के लिए, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था और फिर शहरी निकाय, नगरीय निकाय, सब चीजें लेकर के आए हैं। तो क्या है, यही सब चीजें इसी के अंतर्गत आती है ना। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहला है लोक प्रशासन व समाज। फिर समाज और प्रशासन के मध्य संबंध समाजवादी अवधारणा, मार्क्सवादी अवधारणा के अंतर्गत भी पूछ सकता है, या फिर समाज और प्रशासन के। देखो यहाँ पे समाज और प्रशासन दिया है और यहाँ पे लोक प्रशासन और समाज दिया है। तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाज के साथ समाज लोक प्रशासन, ठीक है, देखो समाज लोक प्रशासन और प्रशासन के मध्य संबंध बताइए, क्योंकि समाज को आप प्रशासन के साथ में भी देख रहे हैं और समाज को आप लोक प्रशासन के साथ में। तो प्रशासन का मतलब जो एक तरह से व्यक्ति जो नेता वगैरह हो तो चुन के आते हैं और एक तरह से शासन करते हैं, जो सरकारें नियम कानून बनाती, सरकार हो गया प्रशासन। और लोक प्रशासन का मतलब होता है सरकारें चुन करके हम तक लोगों को भेजती है, ठीक है ना, कल्याणकारी काम के लिए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लोक प्रशासन को एक विद्वानों ने समाज प्रशासन संबंधों की बात की है, ठीक है ना, कि समाज प्रशासन है। नौकरशाही और प्रशासन पर मार्क्स, देखो वही नौकरशाही है। लोक प्रशासन को भी नौकरशाही कहा जाता है, जो IAS और जैसे UPSC सभी एग्जाम्स होते हैं, इनके माध्यम से लोग चुन कर करके आते हैं। मैक्स वेबर को भी इसका दृष्टिकोण जाता है लोक नौकरशाही का, मैक्स वेबर इससे जनक माने जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत अंतर, इसको भी आप तैयार कर लो, ठीक है ना। चलो, हीगल ने भी नौकरशाही को एक माध्यम माना है। तो थोड़ा सा नौकरशाही के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और वही ये समाज में अगर आप लोग प्रशासन पढ़ रहे हो तो प्रशासन का मतलब वही नौकरशाही हो जाता है, ठीक है। चलो, तो इसे भी आपको देखना, नौकरशाही की बदलती भूमिका पर मार्क्स के विचार, ये है जो मार्क्स ने कहा है। 5 लाइनें तैयार कर लो। अब एक अगला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न समाज और प्रशासन के बीच संबंधों पर मैक्स वेबर के विचार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले मत डन करो, अगर आपको प्रॉब्लम है 2-2, 4-4 लाइनें पढ़ लो, क्या क्या इनके बीच में संबंध क्या है, क्वेश्चन 100% पूछेगा, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना ही नहीं है। समाज और प्रशासन के बीच संबंधों पर मैक्स वेबर के विचार, और जस्ट अभी ऊपर यहाँ पे मैक्स वेबर के भी विचार पड़े थे। नौकरशाही, और नौकरशाही को लेके आने का श्रेय किसको जाता है, मैक्स वेबर को जाता है। तो उन्होंने नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार अगर देखे जाए तो उन्होंने औद्योगिक और संगठन के बीच मध्य के संबंध, मतलब उद्योग और संगठन होता है ना, उद्योग को जन्म देने वाले लोग, इनके बीच में संबंधों के लिए नौकरशाही पर विचार किया था। और उन्होंने सामाजिक ऐतिहासिक कारकों पर भी विचार किया था। तो नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार ऐतिहासिक और सामाजिक सिद्धांत के हिसाब से है। तो आधुनिक राज्य में नौकरशाही, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधुनिक राज्य में भी, कि आधुनिक राज्य में नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार लिखिए। नहीं पूछेगा समाज और प्रशासन के बीच संबंधों पर, ठीक है ना। तो सरकार के उदय के मुख्य कारण को जानने के लिए वेबर ने प्राचीन इतिहास को पढ़ा था, यानी कि नौकरशाही मतलब कि आधुनिक राज्य में नौकरशाही सरकार किस तरह से आई, इस मतलब उसके कारण को जानने के लिए प्राचीन इतिहास को देखा था, खास तौर पर रोमन प्रशासन, ठीक है ना, ग्रीक,
इनको उन्होंने देखा था, इनके इतिहास को। तो रोमन साम्राज्य को छोड़कर रोम में कोई भी औपनिवेशिक अधिकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रोम का ही था। वार्षिक पट्टे होते थे, है ना, सीमित स्टाफ होता था, वार्षिक पट्टे पर भेजे जाते थे। सिविल सेवा स्थापित करने के लिए स्थायी जूलियस सीजर के प्रयास यहाँ पे असफल रहे, वो करना चाहिए ये सिविल सेवा, नौकरशाही। पूर्ण विकसित नौकरशाही डिओगुलेशन सरकार शासन के अस्तित्व में आई थी कुछ हद तक। तो रोम का पतन नौकरशाही के आने के कारण हुआ। जैसे ही नौकरशाही आ गई वैसे ही एक तरह से रोम का पतन हो गया था। तो शासक वर्ग का भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा था। इसको भी डन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ओके। चलो, नौकरशाही की वृद्धि की दूसरी शर्त है एक विशाल मध्यम वर्ग जो जन लोकतंत्र का लाभ हो, ये भी है, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर पूंजी अर्थव्यवस्था का विकास तथा जन लोकतंत्र का उदय भी नौकरशाही की उद्भव वृद्धि के लिए आधार तैयार करता है। तो ये बेवर के विचार हैं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डन करिए, राइट। चलिए, अगर यहाँ पे देखें तो बेवर 3 प्रकार, वैधता की बात आ गई। जैसे अगर नौकरशाही में वैधता तो होती है ना भाई, नौकरशाही को प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए भाई भी तो एक तरह से शासन तंत्र होना चाहिए ना। तो ये बेबेरियन अवधारणा बोलते हैं। प्रशासनिक शासन है, ये यंत्र शासन के प्रकार की बेबेरियन अवधारणा के 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। तो बेवर के 3 वैधता की पहचान है। करिश्माई आपने पढ़ा ही है, कुछ ऐसे नेता होते हैं, ठीक है, जो कभी कभी देखो एक सुरक्षा व्यक्ति भी होता है, फिर कभी वो लीडर बन जाता है, हम सबका चहेता बन जाता है, तो करिश्माई होता है। अचानक करे ये कैसे बन गया, है ना। कभी कभी कोई किसी का चेला होता है और फिर आगे चल के गुरु से भी आगे निकल जाता है। फिर परंपरागत होता है, जैसे सरपंची वगैरह को आप ले लो, है ना, कहीं पे आप देखो फिर राजा का बेटा जो होता है वो भी राजा बनता, जमींदार का बेटा जमींदार बनता, तो परंपरागत हो जाता है, ट्रेडिशनल। और कानूनी तौर पे होता है, कानून के हिसाब से सरकारें होती है, नौकरशाही के हिसाब से होती है। तो एक तरह से मैक्स वेबर के वैधता की पहचान का है, हालांकि आएगा नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें इतने क्वेश्चन हो गए। चलो, समकालीन परिप्रेक्ष्य नहीं देखेंगे। अब है राज्य की बदलती भूमिका, मुद्दे, चुनौतियां। सीधे एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा एज इट इज उठा करके कि राज्य की बदलती भूमिका के मुद्दे और चुनौतियां लिखिए, बस, कुछ भी नहीं है। बदलती भूमिका, राज्य की बदलती भूमिका, भूमिका का मतलब बदलता स्वरूप कैसा है, और साथ में इसके मुद्दे और चुनौतियां कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन सीधे ऊपर से आपका उठ जाएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो राज्य की बदलती भूमिका, बदलता स्वरूप ही बदलती भूमिका है। स्वरूप का मतलब आकार बदलता है ना, राज्य का पहले कैसा था फिर कैसा हुआ, क्या क्या चीजें जुड़ी, तो भूमिका ही बदल गई। तो ये राज्य का बदलता स्वरूप या राज्य की बदलती भूमिका एक ही है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि पहले एक तरह से प्राकृतिक अवस्था में राज्य था, फिर आगे चल करके निरंकुश राजतंत्र हो गया, धर्म से जुड़ा। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, आपको लिखना है, लेकिन इसको पढ़िए और इसमें कहा क्या गया है, ठीक है ना, राइट। जैसे है कि एक बार माओ चीनी नेता ने कहा था कि एक अंडा अनुकूलन तापमान में एक मुर्गे में परिवर्तित हो जाता है, परंतु किसी भी स्तर पर ताप एक पत्थर को मुर्गे में परिवर्तित नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के अलग आधार है। देखो मुर्गे में अगर अंडा है और अंडे में अगर बच्चा चाहिए होगा, चूजा चाहिए होगा, वो तभी होगा जब वो माँ उसको अपना वो देती, गर्मी देती है ना। आपने कि आप उसको बिल्कुल हीट में रख लो और वो एक तरह से बच्चे दे देंगे, ठीक है। तो किसी भी स्तर पर ताप, अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ताप है, तो अगर एक पत्थर को आप किसी विशेष उसी ताप पे रख दो तो वो मुर्गा नहीं बन जाएगा। उसी तरह से राज्य का भी स्वरूप होता है, परिवर्तन पाया जाता है। स्थिति बाह्य और आंतरिक स्थिति राज्य की होती है, ठीक है ना। तो परिवर्तन, विकास की प्रक्रिया राज्य में पाई जाती है, और यही दूसरा नाम इतिहास है, जो परिवर्तन को अपने में लेकर चलता है, विकास को लेकर के चलता है। तो जो विषय होते हैं, राज्य हो गया, ये विस्तृत विचार है। और परिवर्तनशील भूमिका समझना भी एक मुद्दा हो जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य का समाज के साथ संबंध होता है, इसमें लोग रहते हैं, तो इसको समझना जरूरी होता है। तो राज्य समाज का एक निर्माण होता है, ठीक है, और मनुष्य यहाँ पे रहता है। तो राज्य समाज का कोई अंग नहीं है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति और वृद्धि, यानी कि राज्य समाज का अंग नहीं है, बल्कि समाज राज्य का अंग है। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है मनुष्य की आवश्यकताओं की हिसाब से हुई है, उसकी रक्षा के लिए हुई है, उसके हितों के लिए हुई है। तो अन्वेषण खोज का एक तरीका भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी इसको देख लीजिए। निम्न लक्षणों के रूप में भी बेस्ट फिलिएशन मॉडल इन्होंने बनाया था। तो ये एक तरह से बदलता स्वरूप है राज्य का, कि पहले राज्य कैसा था। जैसे पहले विश्व संप्रभु संपन्न के रूप में राज्य देखा जाता था, जिसमें वैधता नहीं होती थी,
सर्वोच्च सत्ता को वैधता नहीं मिलती थी, कानून नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे कानून निर्माण की प्रक्रिया आ गई, विवादों का निपटारा होने लगा, कानून को लागू किया जाने लगा, व्यक्तिगत राज्यों के हाथों में होता था, ठीक है ना। और शक्ति जो होती थी उसी के, जिसके हाथ में शक्ति होती थी वही राज्य का मालिक होता था। फिर राज्यों के मध्य विवाद भी हो जाता था तो प्रभावकारी शक्ति का प्रयोग किया जाता था। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे देख लीजिए, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य की बदलती भूमिका, राज्य का बदलता स्वरूप और मुद्दे चुनौतियां इसी में निकल करके आएगा, ठीक है ना। फिर मुद्दे चुनौतियां यही है। फिर आगे जैसे देखिए ऐतिहासिक सामाजिक समझौता भी हो गया, फिर वैश्वीकरण भी आ गया। तो वैश्वीकरण जब आया तो अधिकतर तृतीय देशों में हुआ ये, यानी वैश्वीकरण तृतीय देश का मतलब जो विकासशील देश होते हैं, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देश होते हैं। तो कल्याणकारी राज्य के रूप में भी इसको लाभ के रूप में कभी भी नहीं देखा गया। तो ये हो गया, यही कुछ मुद्दे और कुछ चुनौतियां हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डन कर लीजिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 15 से 20 नंबर आपको दे देगा। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT आ गई, जिसने क्रांति ला दिया था और उसने पूंजी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना आम आदमी को एक तरह से फायदा दिया, यानी कि व्यक्ति को जितना इसका लाभ मिला, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, जल जवाहिरी, अल कायदा, ऐसे कुछ विचारक भी यहाँ पे आ गए थे। उसामा बिन लादेन के बाद दूसरा प्रमुख नेतृत्व तकनीक उभरा, है ना। तो ये कुछ चीजें, मतलब कि अच्छाई के साथ में बुराइयां भी आ गई। तो तकनीकें जो आज हमारे पास है, इंटरनेट है, हम चुटकियों में, आप देखो आज इंटरनेट में बैठे हुए आप अपनी क्लास ले रहे हो, यही चीजें हैं। तो मुद्दे और तकनीकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% 15 से 20 नंबर ये आपको दे करके जाएगा, ठीक है ना। चलो, परिवर्तन का प्रक्षेप पथ का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि आगे के लिए रास्ते, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं लेंगे। जैसे कि किस तरह से, एक तरह से राज्य का उद्भव हुआ, राज्य किस तरह से आगे बढ़ा, यानी कि आधुनिक राज्य का निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से राज्य एक आधुनिक राज्य तक पहुंचा। तो देखो, जैसे सामंती राज्यों का उद्भव हुआ, जैसे मैंने आपको कहा था कि राज्य की स्टार्टिंग 880 के आसपास कैथोलिक चर्च के रूप में हुई थी, रोमन साम्राज्यवादी राज्य था और उस समय चर्च जो है राज्य पे हावी हुआ करता था और जो पोप बोला करते थे वही राजा किया करता था, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर ये देखिए प्राधिकार, सार्वजनिक, प्रादेशिक हो गए, इसको भी थोड़ा सा 5 लाइन तैयार कर लीजिए। फिर सामंतवादी सत्ता आ गई थी, जब एक तरह से निरंकुश जारशाही खत्म हो गया तो यहाँ पर सामंतवादी सत्ता आ गई थी और चर्च था, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। फिर निरंकुश राज्य भी आए बीच में। तो एक तरह से कुछ मुद्दे और चुनौतियां, मुद्दे तो ऊपर देख लो, चुनौतियां थी जो राज्य के सामने आई और जिसका सामना राज्य ने किया, ठीक है। फिर आधुनिक राज्य का विकास, एज टिप्पणी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी आपको लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राज्य का उद्भव कब हुआ ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ आधुनिक राज्य का विकास ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एज ए 10 नंबर के क्वेश्चन में भी दे सकता है, 5-6 नंबर की टिप्पणी में भी दे सकता है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आधुनिक राज्य के विकास या आधुनिक राज्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विशेषता लक्षण सत्ता, पावर हो जाती है, ठीक है ना, जो पहले से उसमें रहती है। दूसरा शासन में सहभागिता हो जाती है, कानून संवैधानिक रूप से जुड़ी हुई। तीसरा एक तरह से सर्वदा विस्तारित, यानी कि एक तरह से प्रतिनिधि होते हैं जो उसमें जुड़े हुए होते हैं। और धार्मिक केंद्रीय प्रभुत्व होता है और राष्ट्रीय संप्रभुता, ये इतनी चीजें विशेषता के रूप में, उसके लक्षण के रूप में आधुनिक राज्य का दिया है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी डन करना है, ठीक है ना। वैश्वीकरण के युग में नवोदारवाद राज्य की समीक्षा आपको देखना तो आप देख लीजिए, आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। हमने अभी 3 क्वेश्चंस बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ सकता है। वैश्वीकरण के युग में नवोदारवादी राज्य की समीक्षा आपको करना है, तो आप यहां से थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट ले लेते हैं, जो हमारी यूनिट है वो है राज्य का उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। अब ये आ गया, देखो अब यहां से पढ़ लो, जो हम ऊपर देख रहे थे राज्य के स्वरूप के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य, राज्य के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य कौन कौन से थे, है ना। तुमने उदारवादी, मार्क्सवादी ये पढ़े थे ना, तो ये यहीं पर, और नौ उदारवादी। तो यहाँ पे उदारवादी और मार्क्सवादी, इन दोनों में इंपॉर्टेंट है। एज इट इज क्वेश्चन पूछेगा, राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को समझाइए, या राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य को, या राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को। और एक अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में अंतर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। जैसे ये कि मार्क्सवादी उदारवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नवीन अवधारणाएं कौन सी हैं, तो इसको देख लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। राज्य की अवधारणा वही है, शुरू में मैंने आपको बता दिया, अवधारणा का मतलब कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई, किस तरह से राज्य बना,
ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे है कि हेड ने लिखा है कि राज्य न केवल तटस्थ संस्था थी, हमें अनदेखा नहीं कर सकते, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना, और ना ही इत्तेफाक या घटना से हुई, मतलब संस्था भी नहीं थी और इत्तेफाक से भी नहीं हुई। हाँ, कुछ इसके ऐसी विशेषताएं हैं जो इसका विकास समय के साथ हुआ, धीरे धीरे हुआ, और इसका स्वरूप और संरचना धीरे धीरे हुआ, मतलब किसने अपने स्वरूप को लिया, फिर संरचना का मतलब स्ट्रक्चर, फिर इसमें और लोग जुड़े, फिर कानूनी और राजनीतिक अवधारणाओं के रूप में उभर करके सामने आया। तो ये दूसरा है राज्य के, इसके अंतर्गत राज्य की अवधारणा के अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने शुरू में क्वेश्चन दिया था कि राज्य की परिभाषा डन कर लेना और राज्य की विशेषता, ये क्वेश्चन वहां पे डाल के पूछ सकता है कि राज्य की अवधारणा और परिभाषा को लिख के इसकी विशेषता बताइए, या राज्य की परिभाषा को लिख के इसकी राज्य की परिभाषा और अवधारणा बताइए। तो अवधारणा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो राज्य सिर्फ एक संस्थागत इकाई नहीं है, बल्कि एक तरह से कार्य प्रणाली, यानी क्योंकि राज्य में यानी देश में बहुत सारे काम किए जाते हैं, सरकारी प्रशासन सभी चीजें होती है और व्यवहार का ढांचा होता है, ठीक है ना, राइट। तो ये यहाँ पे हो गया पहला। फिर दूसरा यहां से ले लीजिए आप, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा ले लीजिए जो विषय से संबंधित है, कुछ इसके सिद्धांत है राज्य के, समाज, समुदाय, राष्ट्र, सरकार, संप्रभुता, कुछ चीजें हो जो राज्य के सिद्धांत से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। ये राज्य के सिद्धांत हैं, समाज, समुदाय, राष्ट्र, सरकार, अधिकार, संप्रभुता। राज्य के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन इस टिप्पणी में भी पूछ सकता है। ये 5-6 यहाँ पे दिए, इसको देख लीजिए, ठीक है ना, राइट। तो ये अवधारणा हो गई। अब ये है राज्य का उदारवादी परिपेक्ष, ये आपको पढ़ना है, मैंने इसमें टिक पहले से लगा दिया है। जैसा कि मैंने भी कहा कि सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, एक्सप्लेन करने का इतना टाइम नहीं है। हाँ, मोरल मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या, है ना, राइट। तो इसको आप देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, उदारवादी का मतलब हो तो स्वतंत्रता समानता को लेकर के चलता है, लोकतंत्र को लेकर के चलता है। तो सीधी सी बात है, स्वतंत्रता कहता है, आधुनिकता की बात करता है, प्रगति की बात करता है कि लोग आगे बढ़े, समाज विकास करे, है ना। तो आधुनिक समाज के विकास के साथ ही इसका विकास हुआ है। उदारवादी परिप्रेक्ष्य का निजी क्षेत्र को एक तरह से राज्य से अलग करने की बात करता है, और उदारवाद का सिद्धांत जो है चुनाव से जुड़ गया है, स्वतंत्रता लागू करने की बात करता है कि लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए। विवाह, समुदाय, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था से मुद्दे भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, वो सभी मुद्दे जो हमारे आपके जीवन से संबंधित होते हैं। राजनीति का उद्देश्य लोगों के अधिकारों की रक्षा करना होता है, तो उदारवाद इसको लेकर के चलता है, निजी हितों को ध्यान में रखने को लेकर के चलता है, निजी संपत्ति को बचाने की बात करता है, प्रतिस्पर्धी राज्य, बाजार और आर्थिक व्यवस्था और पैतृक परिवार भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डन करिए। अब इसको देखो, आप देखो, जब आप उदारवादी परिप्रेक्ष्य पढ़ोगे तो मैंने उसमें भी आपको बताया था, देखो सेम एज इट इज वही चीज है। हॉब्स का बताया, हॉब्स ने क्या कहा राज्य के बारे में, 5 लाइन, ठीक है ना। जैसे हॉब्सियन विचारधारा भी कहलाई जाती है। हॉब्स के विचार को, जब किसी एक के व्यक्ति के विचार को जब लोग फॉलो करने लगते हैं तो विचारधारा बन जाती है व्यक्ति के नाम से, तो हॉब्सियन विचारधारा। फिर जॉन लॉक हो गए, इसमें इन्होंने उदारवादी है ये, इन्होंने राज्य के बारे में क्या कहा, ठीक है ना। फिर लॉक ने ये हो गए, फिर ये यहाँ लॉक का थोड़ा बड़ा है तो आप देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी उस वाले में बेंथम और मिल है, ये इन्होंने भी राज्य के बारे में क्या कहा, ठीक है। तो इसको आपको देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बता दूं, ठीक है ना। शास्त्रीय उदारवादी भी है, ये देखिए, इन्हें शास्त्रीय उदारवाद भी कहा जाता है, तो इसे डन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र संचार में आंदोलन ने राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य होने की संज्ञा दे दी है, ठीक है ना, लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में। तो ये पहला उदारवादी परिप्रेक्ष्य हो गया, जिसमें उदारवादी परिप्रेक्ष्य में अन्य मुख्य विचारक कार्ल पॉपर भी आते हैं, जिन्होंने समाज के बदलाव का स्वीकार कर, वो कहते समाज बदल ही नहीं सकता है। तो ये हो गया भाई एक क्वेश्चन, यहाँ से अभी हमने बढ़ा लिया जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्क्स के वर्ग और राज्य के बीच संबंध यहाँ पे है, ये देखो प्रथम है, इसे आपको पढ़ना है, बिल्कुल पूछ सकता है। मार्क्स के वर्ग और राज्य के बीच संबंध को बताइए, मार्क्स नहीं, मार्क्स के वर्ग। तो ये पहला है कि राज साधारणतः अफसरशाही संस्थान पर बल देता है, शक्ति के स्रोत के रूप में उभर करके सामने आता है, सीधे संबंध की बात करता है, ठीक है ना, राइट। एक और राज शक्ति का एक अंश होता है, प्रभावशाली वर्ग से होता है, स्वतंत्र होता है। ये प्रद्युति मत जो है यहाँ पे मार्क्स के लेखन से निकलता है कि राज्य और इसका नौकरशाही वर्ग वे साधन जिनका उद्भव शासक वर्ग के हित में होता है, ठीक है ना।
तो राज्य एक साधन होता है, और आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग के रूप में जो भी समस्याएं होती हैं, मतलब पूंजीपाती वर्ग, कुलीन वर्ग, सामंती वर्ग जो होते हैं, उन्हें छुटकारा दिलाने का काम कौन करता है? राज्य करता है। तो राज्य उन पर हावी होता है, और इसीलिए जो एक वर्ग होता है यानी कि समहारा और श्रमिक वर्ग होता है, वो एक तरह से उनका शोषण करते हैं सिर्फ राज्य के कहने से। तो राज्य केवल एक वर्ग राज्य हो सकता है तब जब वर्ग संघर्ष एक प्रकार का हो। तो इसे पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक है, चलो नवीन अवधारणाएं हम नहीं देखेंगे, आपको देखना तो आप इसको देख लेना, ठीक है ना, राइट। चलो अब यहीं पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य। अब देखो भैया, नव उदारवादी परिप्रेक्ष्य, इसको यहाँ पे देख, इसमें भी सेम क्वेश्चन वही पूछेगा, नव उदारवादी राज्य के संदर्भ में नव उदारवादी विचार, ये बस एक क्वेश्चन इससे ले लीजिए। विचार और चाहो तो प्रभाव भी देख लेना, परिप्रेक्ष्य का प्रभाव, ठीक है ना। तो ये पढ़ना आपको है, देखना आपको है। ये क्या है मैंने उसमें बता दिया था। उद्भव कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नव उदारवाद उद्भव और नव इस पे उसके परिप्रेक्ष्य का प्रभाव लिखिए। इन दोनों को एक साथ में क्वेश्चन को करके पूछ सकता है, ठीक है। तो उद्भव आपको ये डन करना है। अगर उद्भव की बात करते हैं तो 1970 के मध्य से 1980 के बीच में हुआ है, जब पूंजीवाद था, उदार पूंजीवाद लोकतंत्र में कल्याणकारी राज के प्रति उच्च स्तर तक क्रोध और असंतुष्ट की भावना थी। यानी कि पूंजीवाद था, लोकतंत्र था, लेकिन पूंजीवाद भी था, और लोगों की कल्याणकारी राज का मतलब लोगों के लिए राज्य कल्याण का काम करे, ठीक है ना। तो लोगों में एक तरह से कल्याण के प्रति क्रोध और असंतुष्ट की भावना थी, उससे खुश नहीं थे। तो राज्य स्वयं नागरिकों की कभी समाप्त न होने वाली मांगों और व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसलिए लोग उससे नाखुश थे, नाराज थे। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी लोकतंत्र में नव उदारवाद देखने को मिलता है, यहीं से जन्म हुआ इसका, ये उद्भव हो गया। अब उद्भव में यहाँ पे देख लो कौन कौन थे जिन लोगों ने नव उदारवाद को सामने लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर इनको नहीं लिखना तो आप ऐसे भी देख सकते हो। योजना की अयोग्यता, जैसे कि हयोग ने बताया कि, तो 4 लाइनें इनकी तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 100% आने की पॉसिबिलिटी है। नव उदारवाद के उद्भव कैसे हुआ, ठीक है ना। चलिए, फिर यहाँ पे है कि मिल्टन फ्रीडमैन ने भी इसको नव उदारवाद को लेकर के आए, उसके बारे में क्या कहते हैं। थैचरवाद भी यहाँ पे आया था। तो ये नव उदारवाद के उद्भव। अब ये है राज के संदर्भ में नव उदारवादी विचार, ये देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नव उदारवाद 4 आधारभूत पक्षों पर आधारित है। पहला है बाजार चालित अर्थव्यवस्था, ठीक है, बाजार के आधार पर जो चलती है। कल्याणकारी राज्य को समाप्त हो गया ये लोग कहते हैं, है ना। नियम और समान परिणाम के लिए बाजार सबसे सर्वोच्च हो गया है, और सर्वोच्चता और पवित्रता बाजार में ही है। तो बाजार की नैतिकता में विश्वास रखते हैं, तो बाजार ही एक तरह से इंपॉर्टेंट था। फिर व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल ये देते हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता, मुद्रावाद, कल्याणकारी राज का फिर लोगों ने बहिष्कार किया। ये नव उदारवाद कल्याणकारी राज की शक्तियों को कम करने में विश्वास रखता है। नव उदारवाद क्या कहता है कि राज की शक्तियां ना कल्याण करने वाली, इस पे विश्वास नहीं रखता है, कम रखता है, मतलब कल्याण की जरूरत लोगों की नहीं है। मुक्त बाजार की क्षमता को कम करता है और निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। नव उदारवाद जस्ट उदारवाद के अपोजिट में थोड़ा सा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज के संदर्भ में नव उदारवादी क्वेश्चन होगा। नव उदारवाद के उद्भव और नव उदारवादी विचार समझाइए, राज के संदर्भ में इसके विचार समझाइए, ठीक है। तो इसको डन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। प्रभाव देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है। जब आप नव उदारवाद पढ़ोगे तो कल्याणकारी राज्य को लेकर के चलोगे, क्योंकि ये कल्याणकारी काम, मतलब कि कल्याण, जैसे कि उदारवाद ने कहा कि कल्याणकारी काम राज्य को करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। नव उदारवाद कहते हैं कल्याणकारी काम कम होने चाहिए, बाजार को, पूंजीवाद को ज्यादा प्राथमिकता देता है, ठीक है ना। तो कल्याणकारी राज के पतन के बड़े पैमाने पर युद्ध पूर्व ब्रिटेन दैत्य रूपी सिविल सेवा में योगदान दिया था, ये है। तो नव उदारवादी का प्रभाव यहाँ पर आप ले सकते हैं, एक यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए, नेक्स्ट है गांधीवादी परिप्रेक्ष्य। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले गांधी व आधुनिक युग, वेरी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राज्य, इसमें आपसे आधुनिक राज्य में गांधीवादी के आलोचनात्मक विचार पूछ सकता है कि गांधी जी ने भी आधुनिक राज्य के बारे में अपने विचार रखे थे, तो आलोचनात्मक पूछ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको पढ़ना होगा, इसे आप पढ़िए, ठीक है ना, राइट। ये है
आधुनिक राज्य की समीक्षा, क्योंकि आधुनिक राज्य की गांधीवादी आलोचना का उद्भव, ये देखिए गांधीवादी आलोचना वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अनिवार्य पक्ष है और इसकी मानव विरोधी प्रवृत्ति से हुआ है, जब मनुष्य का विरोध होने लगता है, और अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन यहाँ पे किया गया था, और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है ना। इसलिए तो आधुनिक राज्य के नैतिक परिणामों स्वीकार नहीं करते, तो कहते थे कि नैतिक समझौते जो व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं उसकी जरूरत है हमें, ठीक है ना, और जो उत्तरदायित्व की भावना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कमजोर कर देते हैं हमें, व्यक्तिक एकीकरण को कम कर देते हैं, लोगों को साथ में लेकर चलने की भावना, और संपूर्ण जीवन में हमेशा विरोध रहता है। तो वो कहते थे कि आधुनिक ढांचा इस तरह का होना चाहिए मॉडल कि राज्य के साथ लोगों का संपर्क अस्पष्ट अथवा टूटा होता है, आज के कार्यों में एक तरह से शून्य, ठीक है ना, और अनैतिक कार्यों में भी राज्य लोगों को साथ में लेके चलते हैं, भागीदार बना लेते हैं। तो ये आलोचनात्मक व्याख्या वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डन करिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। दूसरी उनकी आलोचना में केंद्रित तत्व स्वायत्ता का विचार था। पहली उनकी आलोचना में क्या मिलता है उद्भव, उनकी मानव विरोधी प्रवृत्ति, ये एज ए टॉपिक में भी टिप उसमें लिख देना ना, हेडिंग में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। फिर दूसरी आलोचना में स्वायत्ता का विचार मिलता है, दोनों अलग अलग विचारों से बनाए गए, नागरिक को ना तो राज्य द्वारा ना ही किसी अन्य द्वारा दबाया जाए, इनका यह पहला विचार था। और दूसरा था कि स्वशासित स्व मूल्यांकन और नैतिक मानदंड होने चाहिए, और चुनाव के द्वारा उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। आधुनिक राज्य के व्यक्तित्व शून्य चरित्र की उन्होंने आलोचना की थी कि कठोर व नियमबद्ध नहीं होने चाहिए। आधुनिक राज्य को मशीन के समान माना जा सकता है, जिसे कोई भी प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में नहीं रखे हुए हैं। तो देख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और गांधी की आलोचना के एक अन्य प्रसिद्ध लक्षण आधुनिक राज्य की स्वाभाविक समरूपी प्रवृत्तियां। क्वेश्चन दो तरह का, गांधी जी के आधुनिक राज्य की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, उनके विचार में आलोचना कीजिए, गांधी जी आधुनिक राज्य और आलोचना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे इनके आलोचनात्मक लक्षण भी पूछ सकता है, आधुनिक राज्य की गांधी जी के लक्षण तो यही है आलोचना के, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे, राइट। चलो ओके, फिर यहाँ पर स्वराज में आपके लिए दे रही हूं, आप चाहो तो पढ़ लो, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना, आप चाहो तो स्वराज के लिए, ओके। स्वराज यहाँ पे दिया है, क्या है स्वराज में स्वदेशी विदेशी शासन से देश स्वतंत्रता वाला अर्थ, विदेशियों को यहाँ से निकाल देना, उनकी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना, व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता को निश्चित व्यवस्था करना, जगह देना, व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता पर विश्वास दिलाना, व्यक्ति की स्वायत्ता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए मार्ग खोलना। और फिर ट्रस्टीशिप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गांधी जी में, ठीक है ना। न्यायसिता जिसको बोलते हैं, न्यायसिता गांधी जी का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गांधी जी के राजनीतिक दर्शन में ट्रस्टीशिप पे विचार लिखिए। देखो एक्चुअली इनका योगदान बहुत ज्यादा है राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में गांधी जी का, ट्रस्टीशिप को लेकर के, और उन्होंने राजनीतिक दर्शन का विस्तार भी बहुत ज्यादा किया है। और वो ये भी कहते हैं कि संसाधनों पर मोरल आपको बता दूं, गांधी जी के ट्रस्टीशिप का कहने का मतलब ये है कि दुनिया में, संसार में, भारत में जितने भी संसाधन है जनरली उन पर सार्वजनिक ट्रस्ट का उपयोग होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का, बड़े बड़े लोगों का नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा है, संसाधन है, मतलब कि आपके पास कोई चीज है, प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा है, आप उसका यूज ज्यादा कर नहीं पाओगे, तो वो ये कहते हैं कि जितनी आपकी जरूरत की आप रख लीजिए और अपनी बची हुई चीज को दूसरों को बांट दीजिए, ये सार्वजनिक ट्रस्ट है। तो व्यक्ति एक ट्रस्टी हो ताकि प्रकृति समाज में संपदा समान रूप से उपयोग की जाए। जनरली है संपदा पर मान लीजिए कोई खनिज का भंडार, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, किसी कंपनी का अधिकार है ना, या कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो उसके बिना काम की है, प्रॉपर्टी तो एक लिमिट तक ही उसके काम की होगी, इतनी सारी प्रॉपर्टी तो पूरी काम की नहीं होगी। तो वही वो कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी को सबके लिए दे देना, ठीक है ना। तो एक भौतिक संपदा एक सामाजिक ट्रस्ट थी, वो कहते हैं, और एक सुविधाप्रद जीवन व्यतीत करने के लिए जितना आवश्यक हो, देखिए संपदा की स्वामी को एक सुविधाप्रद जीवन व्यतीत करने के लिए जितना आवश्यक होता है उससे अधिक लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपकी जरूरत है आप उतना अपने पास रखिए, नहीं तो आप दूसरों को दे दीजिए ताकि अपना वो कल्याणकारी जीवन प्रदत्त जी सके, यही है। तो स्वामी और बाकी जनता को स्वयं इस संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में देखना चाहिए, ये ट्रस्टीशिप है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डन कर लीजिए, ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए ट्रस्टीशिप के बारे में और भी ज्यादा देखना है तो ये यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गांधी जी के बारे में। नागरिक और प्रशासन में अंतर संबंध, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि नागरिक और प्रशासन के अंतर संबंध कौन कौन से हैं बताइए।
चलिए अब यहाँ पे नागरिक प्रशासन और अंतर संबंध देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरिकों प्रशासन के अंतर संबंध के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। शासन का वस्तुओं सेवाओं की कुशल और प्रभावकारी व्यवस्था, ठीक है ना। और लोक प्रशासन इसीलिए होता है, जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जितनी भी हम सबको चीजें मिलती है ना, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पानी हो, जो भी चीजें हैं वो सभी लोक प्रशासन के माध्यम से दी जाती है। शासन इन लोक प्रशासन के माध्यम से इन चीजों को हम तक पहुंचाती है, रख रखाव करती है, हमारी समस्याओं का समाधान भी करती है, ठीक है ना। तो सेवाएं प्रदान करके उनकी स्थिति में सुधार कर सके। तो जनता लोक संस्थाओं से स्थानीय स्तर पर अधिक नजदीक और गहराई से संपर्क करती है, यही है जनता, ठीक है ना। और उदाहरण के लिए स्थानीय सरकारें विभिन्न प्रकार के लोगों के जीवन को प्रभावित भी करती हैं, जैसे जलपूर्ति, बिजली, कूड़ा कचरा हटाना, अन्य सेवाएं। तो ये एक तरह से देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो सीधे आपसे पूछ देगा कि नागरिक और प्रशासन के बीच में अंतर संबंध यानी कि संबंध क्या है बताइए, या क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, सीधे पूछ देगा कि जनता के लिए, ठीक है ना, कि जनता लोक संस्थाओं से या जनता प्रशासन से, नागरिक ने पूछ के जनता पूछ देगा, जनता लोक संस्थाओं से या प्रशासन से किन तरीकों से जुड़ती है, वो तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। संपर्क करने के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है ना। तो जनता का लोक प्रशासन की संस्थाओं से संपर्क करने के तरीके कौन कौन से हैं, या लोक प्रशासन जनता से या लोगों से किस तरह से जुड़ती है, उसके तरीके कौन कौन से हैं। पहले ग्राहक होता है, देखिए संपर्क करने के तरीके, ठीक है ना, राइट ओके। सेवाएं जितनी भी होती है एज ए, जैसे मान लीजिए ग्राहक के रूप में कि आप एक पेशेंट हैं, है ना, तो आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराने जाएंगे, हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, तो क्लाइंट ग्राहक के रूप में। फिर नियंत्रक के रूप में भी होता है, सरकारी संस्थाओं में भी संपर्क करती है, पुलिस, इनकम टैक्स विभाग, लाइसेंस के रूप में। वादी के रूप में, यदि आप नागरिक बन जाते, पीड़ा कष्ट डालते, लोक अदालतों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उसके रूप में भी। सहभागी के रूप में भी होती है, यानी लोकतंत्र शासन में लोगों में सहभागिता सुनिश्चित करती है। लाभकारी संस्थाओं के द्वारा भी इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो जनता की सहभागिता प्रशासन और जनता दोनों का लोकतंत्रीकरण करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नागरिकों और प्रशासन के अंतर संबंध या फिर इनके तरीके कौन कौन से हैं, इसको डन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है कि नागरिकों और प्रशासनों के अंतर संबंधों को शासित करने वाले सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है शासित करने वाले सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो इस क्वेश्चन को भी आप डन कर लो, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लेंगे, सिद्धांत आगे भी शायद हमें कहीं पे मिल जाए। कार्य नीतियां हम नहीं ले रहे हैं, यदि आपको लगे तो आप कार्य नीतियां ले सकते हो। मैंने वही क्वेश्चन आपको बताया जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नागरिक घोषणा पत्र प्रयास, ये एज टिप्पणी में आएगा, ठीक है ना। तरीका है, आधुनिकतम तरीका है जब प्रशासन नागरिकों से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो कौन कौन से माध्यम, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से साधन है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नागरिक घोषणा पत्र का प्रयास होता है कि सरकार और अन्य सेवा प्रदान करने वाले लोग जनता को उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, गुणवत्ता सेवाओं के चयन की मांग करते हैं, नागरिक चार्टर के अवधारणा के अंतर्गत, ठीक है ना। एक प्रभावशाली व उत्तरदायी प्रशासन का एजेंडा लेकर के आए थे PM 1996 में भारत के प्रधानमंत्री ने। तो नागरिक घोषणा पत्र यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसको लिख दो आपको, क्योंकि आगे टिप्पणी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। सार्वजनिक संस्थाओं के निष्पाद के स्तर पर मानदंड का प्रचार करना, सेवाओं की निश्चित गुणवत्ता को तय करना, सहयोग सहायक रुख रखना, दृष्टि मानवीय व्यवहार के साथ सूचना लोगों तक पहुंचाना, नागरिकों के साथ विचार विमर्श चयन की सुविधा करना, शिकायतों को प्राप्त करने की सरल प्रक्रिया बनाना, तुरंत कोई शिकायत है तो उनका निपटान करना, नागरिकों की भागीदारी और निष्पादन की जांच का प्रावधान करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नागरिक घोषणा पत्र प्रयास एज ए टिप्पणी में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है ना। चलिए लोकतांत्रिक जन आंदोलन केस अध्ययन यहाँ पे दिया है, सीधे से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लोक जन आंदोलन में या लोकतंत्र में जन आंदोलन का क्या महत्व है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ यहाँ पे है जो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, देखो ये लोकतांत्रिक जन आंदोलन अगर केस अध्ययन दे देगा तो इसमें आपको चिल्का आंदोलन का केस अध्ययन करना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चिल्का आंदोलन यदि हो सकता है कलर क्वेश्चन पूछ दे कि लोकतांत्रिक जन आंदोलन में चिल्का आंदोलन को पर टिप्पणी लिखिए या व्याख्या कीजिए। 10 से 12-15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ले लीजिए कि नागरिक समाज में जन आंदोलन का आधार क्या है।
वेरी इंपॉर्टेंट है। नागरिक समाज में जन आंदोलन का मतलब लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अब ये बताइए कि हम आप आंदोलन क्यों करेंगे? जब हमें हम और आपकी प्रॉब्लम्स, बेसिक चीजें वो पूरा नहीं होगी। सपोज लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी सड़क नहीं बनी हुई है, खाने को नहीं है, राशन तो बना है लेकिन कार्ड, लेकिन उसमें राशन अनाज नहीं है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, वो आंदोलन करते हैं, ये जन आंदोलन होता है, ठीक है ना। तो राज्य और नागरिक समाज जो होते हैं वो सार्वभौमिक, स्वतंत्र, सार्वभौमिक अधिकार के रूप में होते हैं। और जब राज्य अपने लक्ष्य से, एम से भटक जाता है तो नागरिक समाज कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, इसके अंतर्गत कुछ संगठन, कुछ व्यक्ति लोग होते हैं जो लोगों के लिए, हमारे आपके लिए, समाज के लिए कल्याणकारी काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे गरीबों को स्कूल पहुंचाना, शिक्षा देना, महिलाओं के लिए काम करना, शिक्षित करना, है ना, ये सभी चीजें। तो एक स्थान बन जाता है नागरिक समाज संगठन और लोगों को शामिल कर लिया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ठीक है, तो ये आप हो गए नागरिक समाज। और जन आंदोलन का आधार कम बनता है तो वह तभी बनता है जब राज्य में जो समस्याएं होती है, सपोज कोई समाज है, वहां पे समस्याएं हैं और जो राज्य के लक्ष्य है, राज्य लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो नागरिक समाज संगठन जो होता है लोगों के जीवन में विकासात्मक लाभों का असमान वितरण, विकास के लिए संघर्ष करता है, ठीक है ना। और जन सहभागिता जैसे स्तर को उठाता है। जब लोगों में वितरण समान नहीं होता है, अमीरी गरीबी में भेदभाव कर दिया जाता है, इस तरह की चीजों में विकास लोगों का नहीं होता, लोग विकास के लिए संघर्ष करते हैं, जन सहभागिता नहीं होती है, तो इसके लिए आवाज उठाता है नागरिक समाज संगठन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसको भी आपको डन करना है, ठीक है ना। फिर सूचना का अधिकार आपके लिए दे रही हूँ, इसीलिए क्योंकि एक माध्यम होता है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए सपोज आप कोई इन्फॉर्मेशन इनमें से लेना चाहते हैं, बहुत टाइम तक आपने कोशिश की और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट आप यूज कर सकते हैं। और एक फॉर्म होता है, उसको भर के ऑनलाइन फिल कर दीजिए और आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी, ठीक है, राइट। तो ये आपके अधिकार, आप कह रही हमारे आपके अधिकार है जिसको हम लेना चाहते हैं। सरकार बेरुखी करती है, हमें अधिकार नहीं देती है ना। तो ये हमारे आपके लिए, जनता के लिए बने हुए होते हैं और हम आप तक हमारे अधिकार को पहुंचाने के लिए होते हैं। तो सूचना के अधिकार के लिए भी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो देखो, सूचना का अधिकार ये भी जन आंदोलन हुआ, इसको भी लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और साथ में नागरिक समाज, ये भी एक जन आंदोलन है ना। जन आंदोलन का आधार क्या है? तो नागरिक समाज है। और सूचना का अधिकार है जो एक तरह से आंदोलन के रूप में भी उभर करके सामने आए थे। तो इनको देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या भी यहाँ पे देख लो, चिल्का आंदोलन देख लो, केस अध्ययन के रूप में भी पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर आपके लिए पूछ सकता है जन आंदोलन कौन कौन से थे, तो इसमें चिल्का से भी एक क्वेश्चन अलग पूछ सकता है। 1990 में मछुआरों द्वारा चिल्का बचाओ नामक एक आंदोलन चलाया गया था जो कृषि परियोजना को लागू करने का विरोध कर रहा था, समन्वित कृषि परियोजना के लिए, इंटीग्रेटेड शिप फार्म के लिए। चिल्का झील उड़ीसा में है, वही है चिल्का। और झील के आसपास निवास करने वाले मछुआरों की जीविका चलती थी। और अगर ये समन्वित कृषि परियोजना वहां चल जाती, ठीक है ना, तो उनके लिए खतरा बन जाता जीविका उपार्जन के लिए। तो चिल्का बचाओ आंदोलन की प्रकृति में जाने से पहले चिल्का क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक चित्रण को यहाँ पे है, तो आप प्रकृति देख लीजिए क्या है, पढ़ लीजिए। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको डन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है ना। चलो, चिल्का भी पढ़ना है और तरीके कौन कौन से हैं, मतलब जन आंदोलन है ना चलाए गए थे, वो आपको डन कर लेना है। कारणों की पहचान को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। सामाजिक क्षमता, सहभागिता, लचीलापन, स्वायत्ता के बदलते प्रतिमान। अब यहाँ पे देख लेते हैं सामाजिक क्षमता क्या है, आप चाहो तो इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, नया सिद्धांत है। और समानता, सामाजिक क्षमता, समता यानी समानता, समानता चाहे वो पुरुष में हो, महिला में हो, चाहे अमीर में हो, गरीब में हो, किसी के साथ में हो, चाहे समाज में असमता हो, जब लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों के साथ छुआछूत किया जाता है, तो इनमें समता को लेकर के आना, समानता को लेकर के आना। तो संसाधनों में भी समानता को लेकर के आना, क्षमता को लेकर के आना, ठीक है। तो समाज को अधिक न्यायोचित बनाने के लिए, ताकि समाज में रहने वाले लोगों को न्याय मिल सके, सामाजिक क्षमता को लाया गया है। जेंडर समानता, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, जाति सद्भाव शामिल करना इसी के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको देख लीजिए, ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, राइट। चलो, लोक प्रशासन अध्ययन में सामाजिक क्षमता का आविर्भाव, उद्भव, जन्म कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपके लिए देख लेना, ठीक है ना। चलो, कुछ यूनिट ऐसी है जो इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है मेरे नजरिए में,
तो मैंने क्वेश्चन से नहीं रखे। भारतीय संदर्भ में बिल्कुल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे देखो भारत के संदर्भ में कौन कौन से मुद्दे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक क्षमता के मुद्दे लिखिए जहां पे सामाजिक क्षमता को शामिल किया गया है। जेंडर, मानव विकास, संस्कृतवाद, मानव अधिकार, निर्धनता, ये मुद्दे ऐसे हैं जहां पर सामाजिक क्षमता को लाया गया है। भारत के संदर्भ में सामाजिक क्षमता को क्यों लाया गया है ना। तो क्वेश्चन दो तरह का, भारतीय संदर्भ में सामाजिक क्षमता, तो इनको एक्सप्लेन करके लिख देना, जेंडर, मानव विकास, संस्कृतवाद, मानव अधिकार और निर्धनता। यदि क्वेश्चन आपसे ये कि भारत के संदर्भ में सामाजिक क्षमता को लाने के मुद्दे कौन कौन से हैं, या ऐसे मुद्दे लिखिए जो भारतीय संदर्भ में सामाजिक क्षमता को लाया गया है, किन मुद्दों की वजह से, है ना। 3 मुद्दे हैं, जेंडर का मुद्दा, मानव विकास का मुद्दा, अमीरी गरीबी, है ना, प्रजातिता का भी मुद्दा है, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व राज्यों में जातिता की समस्या का सामना करे। बॉम्बे वगैरह में देखो, बेंगलुरु का चल रहा है जहाँ पे भाषा वाली चीजें आ जाती हैं, है ना, अपने आप पे बिल्कुल हावी हो जाते हैं। मानव अधिकार, तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। गरीबी भी इसी में है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें भी आपको 2 दे दिए। एक तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है, ठीक है ना। चलो अब है सामाजिक सहभागिता, जेंडर, कमजोर वर्ग, पर्यावरण के मुद्दे। अब इसमें देखो सामाजिक, हमने समता देखा, वो समानता देखा जो समता जैसा था, ठीक है ना। समता यानी समानता, बराबर में लेकर के आना, कोई भेदभाव नहीं करना। अब ये सामाजिक सहभागिता है, ठीक है ना। सामाजिक सहभागिता, सहभागिता का मतलब क्या होता है, एक साथ, जनरली हम बोलते हैं ना कि सहभागी का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरह से ऐच्छिक कार्य करना, ठीक है ना। एक अन्य अर्थ में देखा जाए तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इच्छा के आधार पर काम करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना और साथ में काम करना। तो सहभागिता सहयोगियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, रंग व जातिता, आत्मसम्मान व सामाजिक मनोवैज्ञानिक धारणाओं से प्रभावित होती है, ठीक है। तो एक तरह संपूर्ण समाज या समुदाय को स्वयं के विकास के लिए जागरूक करना सहभागिता होती है, ठीक है ना। जगाना, जागरूक करना। और कब संभव होगा, जब व्यक्ति स्थानीय संगठन और सामाजिक संस्थाओं में पूर्ण रूप से भाग लेंगे, सक्रिय होकर के काम करना, ठीक है ना। सही सहभागिता करता है, जनता अपनी समस्याओं के प्रति सचेत हो, आपको मालूम हो कि समस्याएं हैं, उसको जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो आपकी समस्याएं क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को पहचान करें और उसे पूरा करें, ये सहभागिता कहलाती है। तो एक मानव व्यवहार है जो विश्वास पर आधारित होती है, लोगों के दृष्टिकोण मान्यताओं से बनी हुई होती है। कुछ लोग पर्यावरण के प्रति पर्यावरण को अच्छी तरह से समझते हैं, है ना, और साथ में उनके मुद्दों को भी जानते हैं कि पर्यावरण को किससे नुकसान पहुंचता है, तो उन समस्याओं को, मुद्दों को दूर करने की कोशिश करते हैं और साथ में लोगों को लाते हैं। यही सह यानी साथ में, भागिता का मतलब होता है मिलकर के काम करना, ठीक है। तो सहभागिता में सुधार आ सकता है, सहभागिता को ये चीजें नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप डन कर लो, ठीक है ना। चलो तकनीकी यहाँ पे दी है सहभागिता की, सहभागी ग्रामीण विश्लेषण, पहली तकनीकी PRA होता है, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पर योजना निर्माण जो समर्थ बनाती है, PRA पहली तकनीकी है। और सहभागिता विकास प्रक्रिया को भी सुलभ बनाती है, विकास से रिलेटेड टिप्पणी में। और मुद्दे, जेंडर के भी मुद्दे हैं इसके अंतर्गत, आप ये भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। चलो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे उठा करके आपसे पूछ लेगा ना कि जेंडर के मुद्दे में सहभागिता को समझाइए, लीजिए समान मापदंड है, सहभागिता में जेंडर के मुद्दे को अलग क्वेश्चन करके पूछ सकता है। लोक प्रशासन और विकास की ओर जेंडर संवेदनशीलता नहीं लेंगे, इसमें कुछ चीजें हैं, पोषण स्थिति, आप चाहो तो इसे देख लेना, मैंने अपने में नहीं रखा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय के व्यवहारिक पहलू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। सामाजिक न्याय के व्यवहार में आने वाले पहलू कौन कौन से हैं आपके लिए, क्वेश्चन थोड़ा आप इसे देखो, ठीक है। हाँ, पर्यावरण नागरिक संबंधित मुद्दे एज ए टिप्पणी में क्वेश्चन आ सकता है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन ले सकता है कि पर्यावरण नागरिक संबंधित मुद्दे कौन से। भाई हम लोग पर्यावरण से बहुत सारी पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं, मतलब की प्रॉब्लम्स आती है, जो पर्यावरण की समस्याएं होती हैं वही मुद्दे बन जाते हैं, जैसे जैविक असंतुलन, पर्यावरणीय क्षरण, पर्यावरण का नुकसान होना, है ना, वन्य जीव संपदा की शून्यता, मानव स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, सभी चीजों पर, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीव, सभी पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो पर्यावरणीय असंतुलन को कम करने के लिए सतत विकास को लाया गया, BEBA 181 में आपने इसको पढ़ा है। तो पर्यावरण नागरिक संबंधित मुद्दे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप विकास की सहभागिता अवधारणा है,
जो महिलाओं पुरुषों को समान अधिकार देती है। तो ग्रामीण महिलाओं को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को खाना बनाने की लकड़ी बाहर लाना पड़ता है, चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सभी चीजें होती हैं, है ना। ये सभी चीजें इसके अंतर्गत देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण नागरिक संबंधी मुद्दे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट है भारतीय राज्य का बदलता स्वरूप। अब देखो भारतीय राज्य का, भारत के अंतर्गत देखो, अभी हमने राज्य जो देखा था ना, वो हमने देखा था कहाँ, विश्व के अंतर्गत। अब यहाँ पे राज्य देखोगे आप, भारत का इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको दे सकता है कि भारतीय राज्य का आविर्भाव यानी भारतीय राज्य का विकास कैसे हुआ, या फिर आपसे पूछ सकता है स्वतंत्रता के बाद का, आजादी के बाद का, ये है। तो ये थोड़ा सा इसको पॉज करके देख लेना, एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल यहाँ से बना सकता है। या भारतीय राज्य में आधुनिक राज्य का विकास, भारत के अंतर्गत आधुनिक राज्य को समझाइए, ठीक है। तो इसमें ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राज्य की भूमिका क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको डन कर लेना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को 100% डन करना है। चलिए, भारतीय राज्य की भूमिका। भारतीय राज्य स्वतंत्रता के तुरंत बाद नए प्रशासनिक ढांचे में बना था, मतलब नया एक संविधान इसका बना था, इसकी अपनी कार्य प्रणाली था, तो कार्य प्रणाली को अपनाने के लिए बाध्य हो गया था, ठीक है ना, स्वतंत्रता के तुरंत बाद। और प्रशासनिक ढांचे को अपनाया जो ब्रिटिश सरकार के अनुरूप, जो ब्रिटिशरों ने बनाया था उसी के हिसाब से। तो भारतीय परिस्थिति का गौर नहीं किया था उसने कि भारत में कैसी परिस्थितियां हैं। तो फौजदारी कानून, सिविल, प्रशासनिक ढांचा भी आज भी वही जो पहले के टाइम में था, ठीक है ना। तो भारत में नौकरशाही ना ही एकात्मक है और ना ही संगामी है, ठीक है। नौकरशाही विजातीयता देखने को मिलती है, समाज और जात के वर्गीकरण में बटे हुए शासक करने वाले वर्ग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जानबूझकर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी, ठीक है ना। ऐसा वातावरण यहाँ पे तैयार कर दिया गया था। तो यह प्रशासन के 3 विविध चरणों को अपने में समेटे हुए है। एक पारंपरिक सेवाएं जो पहले से चल रही थी औपनिवेशिक काल में, फिर राजपत्रित सेवाएं और अराजपत्रित सेवाएं होती। गवर्नमेंट सर्विस एक होती है, गस्टेड कन्वेंटेड सर्विस एक होती है, और एक होता है गस्टेड सर्विस, नॉन गस्टेड। तो राजपत्रित गस्टेड सर्विस हो गया और अराजपत्रित नॉन गस्टेड सर्विस में आ जाता है, ठीक है ना। ये चरण है, ये कुछ क्या है, 3 विविध चरण हैं जिनको लेकर के एक तरह से भारत में नौकरशाही चलती है। और खास तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्वतंत्रता के बाद का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको यहाँ पे डन कर लेना है, ठीक है ना। भारतीय राज्य का बदलता स्वरूप भी सीधे ऐसे क्वेश्चन दे देगा स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद दे देगा, बस स्वतंत्रता के बाद एक क्वेश्चन आप इसमें जोड़ देगा, ठीक है। चलो, भारतीय राज्य के समक्ष मुद्दे कौन कौन से आए। नई शताब्दी के जो मुद्दे भारतीय राज्य के सम्मुख थे वो बहुत जटिल थे, ठीक है। और क्योंकि नए टेक्नोलॉजी आ गई थी, नया युग आ गया था, तो नई चीजें थी, लोगों की जरूरतें ज्यादा बढ़ रही थी, उनसे निपटना जरूरी था। प्रसारण, इंटरनेट, कुछ नई तकनीकें आ गई थी जो नई चुनौतियां सामने होती थी। विश्व व्यापार संगठन नई चुनौती के रूप में सामने उभर करके आ रहा था, जैसे हम वैश्वीकरण कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश, ये मुद्दे हैं। इतने हमने आपको टॉपिक बता दिए हैं, इनको देख लीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी समस्या भारतीय राज्य के सामने क्या थी, भारत के सामने, कि इसको नए तकनीकी युग की सभी चुनौतियों का सामना करने को कहा जा रहा था। और उत्तर औपनिवेशिक राज्य के घिसे पिटे उपकरणों द्वारा, जो कि एक तरह से नियमों से प्रशासन चल रहा था, उससे वो प्रगति नहीं, मतलब जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके आधार पर प्रगति नहीं कर सकता था, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। चुनौतियां नौकरशाही में भी बहुत सारी देखने को मिली थी, ठीक है। तो विश्व का द्वितीय सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने से भारतीय राज्य मस्तिष्क की चौंकाने वाली विविधता और निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राज्य के समक्ष मुद्दे कौन कौन से थे, इसको आप डन करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए दे रही हूँ, ठीक है ना। चलिए, नीति निर्माण, कार्यान्वयन, विश्लेषण, नौकरशाही की भूमिका, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता देती हूँ। लोक नीति प्रक्रिया आई थिंक टिप्पणी में आ सकता है, मैं नहीं कहूंगी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यहाँ से नीति चक्र क्या है, नीति चक्र यानी नीति बनाने की चरण कौन कौन से हैं, तो इस तरह से नीति चक्र तैयार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका कौन सी है, ये आपको देखना है। देखो, नीति निर्माण का मतलब जो फॉरेन पॉलिसीज बनाई जाती हैं एक देश के लिए, या जो पॉलिसीज बनाई जाती है देश के लिए भी या बाहर के लिए, कहीं के लिए भी, उसमें नौकरशाही की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, खास तौर पे देश के अंदर के लिए, क्योंकि ये प्रशासन के अंतर्गत यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति होते हैं जो सरकार चुन करके भेजती है, ठीक है ना। तो नीति प्रक्रिया
जो है नीतियों से जुड़ी हुई होती है। समस्याओं की पहचान, जो समस्याएं लोगों की होती है उनकी पहचान की जाती है और उनकी लिए नीतियां बनाई जाती है। तो लोगों की पहचान मतलब कि लोगों की समस्याओं की पहचान कैसे की जाती है कि लोगों की समस्याएं क्या है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, ये सब नौकरशाही लोग करते हैं, जो हमारे आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं, जिनको लोक सेवा अधिकारी कहते हैं। ठीक है ना, राइट, ओके। तो ये एक तरह से नीतियों के कार्यान्वयन में नहीं बल्कि इसको बनाने में भी योगदान देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका। ठीक है ना, जैसे मध्य स्तरीय नौकरशाही की भूमिका पहले होती है, इसको देख लो। फिर उच्च स्तरीय नौकर, यानी नौकरशाही दो स्तर पर पाई जाती है, एक मध्य स्तरीय और एक उच्च स्तरीय पर। यही नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका है। इसी के अंतर्गत दोनों को लेकर के लिखना होगा आपको। ठीक है ना, यहाँ पे देखो टिक लगा, थोड़ा यहाँ पे आप पढ़ लेना। नीति निर्माण बनाने, जब नीति का निर्माण किया जाता है तो नौकरशाहों को नीति निर्माण के संदर्भ में किस स्थिति में रखा जाता है। सूचना का अधिकार उनको मालूम होता है, ज्ञान और अनुभव, यानी एक तरह से कह सकते हैं नौकरशाहों की विशेषता भारत के अंतर्गत ज्ञान, अनुभव, सेवा की स्थिरता, परामर्शदासी निपुणता, ये सभी नौकरशाहों में होता है। दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, नीति कार्यान्वयन और नौकरशाहों की भूमिका। अब एक चीज समझना, अभी हमने यहाँ पे देखा है कि नीति निर्माण के लिए, नीति निर्माण में नौकरशाही की क्या भूमिका है, जब नीति को, पॉलिसी को बनाई जाती है तब की भूमिका। और दूसरा क्वेश्चन है नीति कार्यान्वयन। नीति कार्यान्वयन का मतलब होता है नीति बन गई है, उसमें भूमिका दे दिए, अब नीति को कार्यान्वित करना, नहीं लोगों तक पहुंचाना। ठीक है ना, राइट। तो नीति कार्यान्वयन में भी नौकरशाही का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, राइट, नियमों को कार्यान्वित करना। तो ये है यहाँ पे भूमिका। सार्वजनिक नीतियों को बनाने, लागू करने, मूल्यांकन करने का कार्य जन अधिकारियों की सरकारी संस्थाओं को दिया जाता है और इन्हें करने का अधिकार प्राप्त होता है और इसी उद्देश्य से इनको मतलब कि उद्देश्य के आधार पर इनको बनाया जाता है। नीति निर्धारक विधायक और मंत्री जो होते हैं, जो नीति को निर्धारित करते हैं संसद के माध्यम से, जिनकी सरकार होती है, फिर नीति को कार्यान्वित करते हैं, जिसे नौकरशाही सरकार और गैर सरकारी संस्थाएं, जैसे गैर एनजीओ, नागरिक समाज संगठन, एनजीओ हो जाते हैं, नौकरशाही आईपीएस अधिकारी जो हो जाते हैं, आईएएस वाले, ये लोग होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसको। नीति कार्यान्वयन के भी कई चरण होते हैं, पहला यहाँ पे दिया है। ठीक है ना, नौकरशाही दो तरह की भूमिका निभाते हैं, कार्यकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्गत का प्रकार के लिए, आउट फंक्शन के लिए। तो इसको भी देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नीति निर्धारण की जो पद्धति है उसके 9 आदर्श विशेषताएं बताई गई हैं। नीति विश्लेषण की विशेषताएं या नीति विश्लेषण की आदर्श विशेषताएं कौन सी हैं? आई होप शायद आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। भारतीय नौकरशाही का समकालीन संदर्भ, नौकरशाही की विशेषता के भारत के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, तो नौकरशाही की विशेषताएं कौन सी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैक्स वेबर का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली विशेषता मैक्स वेबर के विचार से नौकरशाही की अगर विशेषता की हम बात करते हैं तो उन्होंने एक तरह से नौकरशाही को करिश्माई, प्रत्यात्मक, वैधानिक से जोड़ दिया है। पदों सोपार इसमें देखा जाता है, पद के आधार पर, यानी कि योग्यता और अधिकार पद के आधार पर दिए जाते हैं, उनमें जो क्वालिफिकेशन होती है। व्यवसायिक योग्यता, अधिकारियों में योग्यता होती है, ठीक है ना, उसके आधार पर भी जनरली उनको काम दिए जाते हैं। और एक दूसरे से संबंध और खर्चों को लेकर के भी बात होती है। फिर नियम और प्रक्रिया होती है, विशेषीकरण होता है, संगठनात्मक संसाधन होता है। ये सभी एक तरह से वेबर की अवधारणा के हिसाब से नौकरशाही की विशेषता है। वेबर की नौकरशाही की विशेषता ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं। डन कर लीजिए, 10 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। अवधारणा को चुनौती नहीं देखेंगे, वेबर की नौकरशाही क्या उसकी विशेषता देख लेना। भारत में नौकरशाही की क्या भूमिका है, देखिए यहाँ पर भारतीय नौकरशाही की विशेषताएं दी है, इसको देख लो। अभी हमने ऊपर वेबर की देखी थी, ये भारतीय नौकरशाही की विशेषताएं हैं। 15 नंबर 10 नंबर इजिली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टायर्ड अब बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। भारतीय नौकरशाही की बदलती अवधारणा वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन को एक साथ में पूछ सकता है। 20 नंबर का क्वेश्चन करेगा तो बोलेगा भारतीय नौकरशाही की बदलती अवधारणा को समझाते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, यानी भारतीय नौकरशाही की। दोनों क्वेश्चन को एक साथ में पूछ सकता है, नौकरशाही की विशेषता और भूमिका एक साथ में पूछ सकता है। ठीक है ना, राइट। चलिए, तो ये हो गया नौकरशाही में सुधार प्रक्रिया, चाहो तो आप देख लेना। ठीक है ना।
चलिए सिर्फ क्वेश्चन बता दूं, आप तैयार कर लेना। प्रशासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव, पहला क्वेश्चन है वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, इसको आपको डन करना है। और इसी के साथ में प्रशासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्वेश्चन पूछेगा 15 से 20 नंबर में, प्रशासन की अवधारणा को बताते हुए प्रशासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव 15 से 20 नंबर में, और 10 नंबर के क्वेश्चन में प्रशासन पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बस इसको पूछ लेगा। क्लियर, ये परिणाम आपको है। इसी के अंतर्गत राज्य की बदलती भूमिका आएगी, किसके अंतर्गत आएगी, प्रशासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव के अंतर्गत। परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन पर, यानी लोक प्रशासन है प्रशासन एक ही है तो परेशान मत होना, बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। ये आप पहला है, राज्य की बदलती भूमिका पहला प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है ना। बाजार से भी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे हैं। राज्य संसाधनों की जवाबदेही, ये प्रभाव पड़ता है। लोक प्रशासन में प्रबंध उन्मुखता, ये तीसरी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। राज्य बाजार सहयोग चौथा, तो इसको डन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक पूरक लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में नागरिक समाज, ऐसी टिप्पणी में क्वेश्चन आ सकता है और इसके अगली विषय प्रभाव भी है ये, ठीक है ना। वैश्वीकरण पर प्रशासन, लोक प्रशासन का वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने देखा। अब यहां पर देख लेते हैं पारंपरिक नौकरशाही प्रतिमान को चुनौती। नौकरशाही प्रशासन की विशिष्टता यानी विशेषता, जनरली आपसे बेवर का ही पूछेगा। देखिए बेवर ने प्रशासन के कई संरचनात्मक और व्यवहारिक तत्वों को बताया है, तो बेवर के प्रशासन के नहीं, बेवर का नौकरशाही का आप ले लो, बस हो गया। आप चाहो तो यहां से भी देख लो, यहां से भी आप इसको डन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि समकालीन नौकरशाही, प्रेजेंट टाइम में कितनी तरह की, किस तरह की नौकरशाही देखने को मिलती है। अब नए नए नौकरशाही निकल करके आ रहे हैं, जैसे कुछ उपागम हो गए हैं, ठीक है ना। नव लोक प्रशासन देख, पहले लोक प्रशासन था, अब नव लोक प्रशासन देखने को मिलता है। एज ए टिप्पणी में वेरी इंपॉर्टेंट। नव लोक प्रबंधन, पहले लोक प्रबंधन था, अब नव लोक प्रबंधन हो गया है। संगठनात्मक मानववाद और लोक सेवा से अब नौ लोक सेवा हो गया है। इसमें नौ लोक प्रशासन, नौ लोक प्रबंधन और नौ लोक सेवा तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को डन कर लेना। समकालीन नौकरशाही के प्रतिमान कौन कौन से हैं, ठीक है ना। यह समकालीन नौकरशाही के उपागम कौन कौन से हैं, ये इतने उपागम है और इनमें इनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, ठीक है। तो इनको आप बिल्कुल डन कर लेना एज ए टिप्पणी के रूप में, किसी को भी उठा करके क्वेश्चन टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है। क्लियर, चलिए फिर आप बोलोगे कि आपने जल्दी से स्क्रॉल कर दिया और आप देख नहीं पाए। उभरती अवधारणाएं, नौ लोक प्रबंधन देखिए आ गया ना, सरकार का पुनर्निर्माण और व्यवसायिक प्रक्रिया पुनः अभिनियंत्रित। अब इसमें नौ लोक प्रबंधन की सैद्धांतिक, नौ लोक प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये थोड़ा आप जरूर देख लेना, क्योंकि नौ लोक प्रबंधन मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल की आलोचना के रूप में, जब मैक्स के वेबर के नौकरशाही मॉडल की आलोचना की गई तो ये नौ लोक प्रबंधन उभर करके एक नया प्रबंधन आया था, ठीक है ना। और वुडरो विल्सन का शायद दिया हुआ है क्या, प्रथम दो विकास दशक बुरी तरह से असफल रहे हैं, तो इन विकास देशों, तृतीय विश्व देशों में विकास के मुद्दे को सामने लाया गया था। जैसे नौकरशाही में उदासीनता, लतीफाशाही और लाल फीतीशाही जो होती है, भाई भतीजवाद देखने को मिलता है, लोगों से अलगाव होता है, भ्रष्टाचार, ये एक तरह से नौकरशाही की कमियां हैं। नौकरशाही की कमियां हैं, नौकरशाही में कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती हैं। लैपटॉप ही हैंग हो गया, अब वर्क किया है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो इसको कम रखती हूँ मैं, ठीक है, इतना रख देती हूँ। तो ये आप देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहां से पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखो एक तो ये है परंपरागत मॉडल, यानी नव लोक प्रबंधन, कहने का मतलब नया मॉडल, एक नया है, और लोक प्रबंधन यानी जो पुराना मॉडल था, जिसको परंपरागत मॉडल कह सकते हो। इन दोनों में अंतर या आलोचना आपसे पूछ सकता है। तो इस मॉडल की विशेषताएं, इससे बड़े समाधानों का अर्थ, राष्ट्र व्याप्ति, यहां से आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलो अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है।
जो मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो आपको बता दिए, ठीक है। सॉरी, राज एवं बाजार आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज एवं बाजार के बीच संबंध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको आपको डन करना है, राज और बाजार के बीच में संबंध है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं, सुशासन की अवधारणा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशासन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको लेना है, ठीक है ना। गुड गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, और इसकी विशेषताएं 100% डन कर लेना। ये इसकी विशेषताएं, आप सुशासन की अवधारणा, ये यहाँ पे दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। और इसकी वो क्या बोलते हैं, 4 सुशासन के, विश्व बैंक ने सुशासन के 4 आयाम बताए हैं यहाँ पर विकास प्रबंधन के रूप में। ये 4 आयाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना, राइट। यानी क्षेत्र प्रबंधन, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन, उत्तरदायित्व, विकास का वैधानिक ढांचा, पारदर्शिता और सूचना का अधिकार। 1992 में पहली बार। ये देखिए शासन की विशेषताएं, सुशासन की 10 नंबर का सीधे क्वेश्चन पूछेगा। सुशासन की 3 विशेषताएं ये है, राजनीतिक शासन का स्वरूप, संसदीय, अध्यक्षीय, सैनिक, नागरिक, इनमें से कोई भी होना चाहिए। देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों का प्रबंधन, तौर तरीके कैसे होने चाहिए, नीतियों में अभिकल्पन, निर्माण, कार्यान्वयन के लिए सरकार की आवश्यकता, क्षमता कैसी होनी चाहिए, ये विशेषताएं हैं। और खास तौर पे विषय विकासशील देशों में, हमारे भारत के देशों के लिए है, यहाँ पे है। डन कर लीजिए विशेषताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सुशासन की विशेषताएं, और 100% के क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है ना। शासन सुशासन में अंतर नहीं देखेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह में आप लोग पढ़ चुके हैं। सुशासन का महत्व तो आप जरूर कहेंगे। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो सुशासन कहते को बताते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आपसे सुशासन के विशेषता और महत्व एक साथ पूछ सकता है, ठीक है। लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाना, प्रशासनिक दक्षता को आगे बढ़ाना, सुधार करना, विश्वसनीयता, वैधानिकता की स्थापना करना, और व्यक्ति के अधिकार, सूचना के अधिकार की स्थापना करना, देख रेख प्रशासन का, लोक देख रेख प्रशासन का प्रबंध करना, जिम्मेदार तंत्र की स्थापना करना, ही सुशासन का मतलब होता है। गुणवत्तापूर्ण शासन को बताता है सुशासन, ठीक है ना, और जीवन स्तर को ऊंचा करता है। ये यहाँ पे विशेषताएं अलग से भी दी है इस सुशासन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डन कर लीजिए। सशक्तिकरण, भागीदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायी, क्षमता, न्याय के माध्यम से गुणवत्ता, ये विशेषताएं हैं। सहभागिता, कानून का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, क्षमता, प्रभावशीलता, जिम्मेदारी, विशेषताएं हैं। 10 नंबर पाना है, 10 से 15 नंबर, इसको डन कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, राइट। चलिए भारतीय संदर्भ में एक आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नागरिक घोषणा पत्र एज टिप्पणी में, इसको आपको डन कर लेना है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, इसको एज टिप्पणी वाली एक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। जन भागीदारी तथा विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब जन भागीदारी, जो पंचायती राज और नगरीय निकाय बनाया गया था 73 74 संशोधन के माध्यम से। पहले शक्तियां केंद्र के पास होती थी और राज्य के पास होती थी, तो केंद्र ने राज्य को दिया और राज्य ने कुछ शक्तियां अपने नीचे तबके में दे दी, तो ऊपर से शक्तियों का नीचे की ओर जाना, यही कहलाता है विकेंद्रीकरण, शक्तियों का एक तरह से बट जाना, ठीक है ना, राइट, ओके। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कदम उठाया गया था, टिकाऊ सुशासन की सफलता के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है जन भागीदारी, ठीक है। नया स्वरूप नहीं देखेंगे, अगर आपको देखना तो आप डन कर लेना। चलिए सरकारी संस्थाएं सुधार की ओर, कौन कौन से सुधार किए गए आप ये देख लो, इसमें से आप क्वेश्चन देख लो। राजनीतिक कार्यपालिका में सुधार चाहो तो आप इसे देख सकते हो, अदरवाइज अभी जितना मैंने आपको बताया ना, अगर आप उतना भी पढ़ लोगे ना, न्यायिक व्यवस्था सुधार की ओर, ये इंपॉर्टेंट है, इसे डन करना। 15 से 20 नंबर देगा, इजिली देगा, ठीक है। और जितना मैंने अभी आपको बताया ना, अगर उसमें से भी पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे 80 नंबर आप लेकर के आ जाओगे 100 में, 90 भी ला सकते हो, ठीक है। ये भी इजी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो कुछ ज्यादा बताने की भी जरूरत है नहीं, इन चीजों को पढ़ाने की बेसिक चीजें हैं, पर वही पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम बेसिक चीजों को भी भूल जाते हैं, है ना। चलिए नागरिक समाज संगठन की बढ़ती भूमिका, ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वाली आप चाहो तो छोड़ दो। नागरिक समाज का आविर्भाव कैसे हुई है, राज बाजार नागरिक समाज के मध्य संबंध, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको डन करना है, 100% इसको डन कर लेना है, ठीक है ना, राइट। चलिए सॉरी,
समकालीन संदर्भ हम नहीं देखेंगे। हाँ, शासन एवं विकास में नागरिक समाज की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में जो पहले का शासन और विकास जो शासन था उसमें विकास हुआ, तो अगर नागरिक समाज जो है क्या वो मतलब आज के टाइम में भी उसी तरह का है, ठीक है ना, क्या उसका रोल है, ये आपको थोड़ा देखना। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है प्रासंगिकता के रूप में। इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगी। चुनौतियां बहुत होती नागरिक समाज में, और खास तौर पे भारत के उसमें देखा जाए समुदाय में, तो खैर इसको छोड़ दीजिए, मत लीजिए इतने क्वेश्चन। तैयार किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मत लीजिए, ठीक है ना। चलो, ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। संघर्ष समाधान पुनः व्याख्या। भाई संघर्ष क्या है, इसका बदलता स्वरूप वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगी, थोड़ी पीडीएफ भी साथ नहीं दे रही है, मैंने चाहती कि मेरा लैपटॉप बंद हो जिससे थोड़ी प्रॉब्लम हो, मैं नहीं चाहती हो, ठीक है ना। संघर्ष का परिणाम, संघर्ष के चरण ये हैं। चाहो तो देख लो, नहीं छोड़ दो। मैं कहूं आप चाहो तो देर का छोड़ दो, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया वो आप देख लो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि यहां से लास्ट क्वेश्चन पूछे जाए, अरे टिप्पणी में एक दो देना होगा तो दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया है आपका फिनिश्ड। नहीं, अभी है लोक प्रशासन का, ये ले लो आप, लोक प्रशासन के नैतिक मुद्दे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीति शास्त्र मैं नहीं कहूंगी देखने के लिए, प्रशासन में नैतिक मुद्दों और विकास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ बार बार वो हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लोक प्रशासन के नैतिक मुद्दे कौन कौन से, ये आप डर कर लो, ठीक है। और यहाँ